हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था 2023 वाला, जो पेपर कंडक्ट हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को। ये एक ही शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम हुआ था। तो ये 26 तारीख वाला जो एग्जाम था उसका मैथ्स का सॉल्यूशन है, उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी क्वेश्चंस की मैं सीक्वेंसिंग बता दूं कि इसमें जो सीक्वेंसिंग है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे पहले नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद सिंपलीफिकेशन का है, फिर परसेंटेज का है, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस का है, उसके बाद एसआईसीआई का क्वेश्चन है, एसआईसीआई का है, फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला आ जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन के बाद में जैसे मिक्सर एलिगेशन पार्टनरशिप का है, इसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी है। फिर उसके बाद में मिक्सर एलिगेशन आ गया, फिर मिक्सर के बाद में जैसे एवरेज आ गया, एवरेज के बाद में जो बचे हुए हैं इस एवरेज के साथ में वो, फिर लास्ट में इसमें टाइम एंड वर्क है, और फिर लास्ट में टीएसडी। ये तो अर्थमेटिक का है प्रोसेस। फिर एडवांस में एलजेब्रा, एलजेब्रा के इसमें कुछ क्वेश्चन एलजेब्रा के है नहीं, तो इसमें ट्रिगो क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के। तो एलजेब्रा ये सीक्वेंसिंग होती है, लेकिन इसमें फिर हाइट एंड डिस्टेंस का मिलेगा, फिर ज्योमेट्री का, और लास्ट में डीआई वगैरह है नहीं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट है, हाइट एंड डिस्टेंस फिर ज्योमेट्री, लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टेटिस्टिक के, स्टेटिस्टिक्स वाले, सांख्यिकी वाले, और उसके लास्ट में मिलेंगे आपको प्रोबेबिलिटी। तो आप ऐसा कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, प्रोबेबिलिटी में हो तो आप लास्ट में चले जाइए, अगर स्टेटिस्टिक वाले में दिक्कत हो तो आप उससे पहले वाले में जाइए, यानी लास्ट के 25 26 नंबर 27 नंबर पे जो भी है। और अगर अर्थमेटिक चाहिए तो शुरुआत में, एडवांस का जैसे ज्योमेट्रिक क्वेश्चन चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस का देखना है किस तरीके का है, तो वो लगभग इसके बाद में, अर्थमेटिक के बाद में। तो ये सिक्वेंसिंग के साथ में ही इस पेपर को अपन ने सोल्व किया है। उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड क्या अप्रोच हो सकती है वो जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझना और उसके बाद में फिर उसको यूज करना। ठीक है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे अभी इस 26 तारीख का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, अभी 10वें महीने मतलब अक्टूबर में हुआ है, और ये आगे वाले आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल भी होगा। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, निम्न की वैल्यू बतानी है आपको। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे कह दूं कि रूट एक्स गुणा रूट वाई है, तो आप इसको कह सकते हो सर एक काम करो, इसको एक साथ लिख दो, एक्स वाई का रूट, कोई मतलब नहीं रहेगा अलग अलग करने के, एक जगह करके लिख सकता हूं। दूसरा, अगर मैं कहूं बटे में अगर ये है तो भी आप इसको एक साथ भाग दे के रूट कर लो, दोनों का मतलब एक ही रहेगा, चाहे तो अलग अलग रूट कर लो चाहे भाग करके। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, सबको मिला रहा हूं ताकि एक साथ बाहर निकाल सके इनको। 124 है, इस 124 का मतलब 1.24 था यहाँ पर, गुणा 2.79 है, गुणा 2.79, डिवाइडेड बाई 2.64 है, गुणा उसके बाद है 5.94। और ये सबका एक साथ क्या कर दो भाई, देखो ऊपर दोनों का रूट है, नीचे भी रूट है, पूरे का एक साथ ही रूट कर दो, ये लो। अब जो कटता होगा वो यहीं कट जाएगा। आप मुझे बताना, यहाँ से सारे डेसिमल जो हैं, पॉइंट है, पॉइंट को तो इग्नोर कर दो, क्योंकि पॉइंट से ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, पॉइंट को तो इग्नोर कर दो भाई। अब ये 124 है, इस 124 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 31 लिख सकता हूँ क्या। फिर 279 है, 279, इसको आप 9 का भाग चला जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 × 9 = 27 और 9 × 9 डिवाइडेड बाई 264 है। इस 264 को आप अलग अलग करके लिखो तो 4 गुना क्या लिख सकता हूँ, 4×6 = 24, 4×6 = 24, चाहो तो 2 8 का भाग भी चला जाएगा। फिर गुणा, यहाँ 594 है, इसमें 9 का भाग जाता है, तो 594 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का भाग दूंगा तो इसमें लिख सकते हो 9×6 = 54 और 9×6 = 54, और पूरे का क्या था भाई, रूट था, पूरे का कर दो रूट, बस ये लो। जो कटता है काट दो, बचता है बचा दो। 9 से 9 खत्म, 4 से 4 खत्म। 31 × 31, 31 का स्क्वायर होगा, और 31 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 31 बचा। 66 × 66, नीचे 66 का स्क्वायर होगा, लेकिन इसका भी रूट है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बटे में क्या बचेगा, 66। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताओ भी बात समझ में है कि सबको, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आओ, यहाँ ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ये पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले इस ए की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ए की वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो यहाँ ऊपर है 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सर ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वो एक बार प्लस हो जाता है और एक बार क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो एक बार प्लस करें तो a + b, यानी 58 में 25 जोड़ दो, 58 में 25 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 और 2 7 और 1 8 यानी 83, गुणा, एक बार घट जाएगा, 58 में से 25 घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 33, डिवाइडेड बाई
यहाँ नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो इसमें भी, तो एक बार जोड़ दो, 46 में 37 जोड़ोगे तो 46 और 37 वही कितना हो जाएगा 83, गुणा एक बार 46 में से 37 घटा दो तो 3 और 6 कितना बच जाएगा सर 9 बच जाएगा। यहाँ पर एक बार 46 में 37 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 9। यहाँ से आप बताना 33 से 83 कट जाएगा, 3 से काटा 11 और 3 से काटा 3, तो सर ये तो आ गई किसकी वैल्यू 1 की वैल्यू। सिमिलरली आप b की वैल्यू का b की वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी समझ गए होंगे क्या करना अपने को, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ूंगा तो 26 में 15 जोड़ दो भाई, 26 और 15 कितना हो जाएगा सर 41, गुणा 26 में से 15 घटा दो कितना बच जाएगा 11, डिवाइडेड भाई नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़ोगे तो 56 में 15 जोड़ दो, पहले 56 और 15 कितना होगा 71, उसके बाद में 56 में से 15 घटा दो, 56 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 41, ये बच जाएगा 41, जो कटता है काट दो। यहाँ 41 से 41 कटेगा तो भाई ये 11/71 बच गया। पूछ क्या रहा है आपसे सर, मुझे पूछ रहा है 1/b माइनस 20/a, 1/b माइनस 20/a आपसे पूछ रहा है, तो 1/b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 11/71, तो 71 कहाँ चला जाएगा ऊपर जाके गुणा होगा, माइनस 20/a कितना है a है 11/3, तो 11/3 है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो आप बताना 71 माइनस 20 गुणा 3 60 होगा, 71 में से ये 60 यानी 20 गुणा 3 हुआ था ये, और बटे में 11, तो 71 माइनस 60, 71 में 60 घटाओ 11 और 11 में 11 का भाग दोगे तो सिंप्लीफाई करके कितना बनेगा 1, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो ऊपर डायरेक्ट घट जाएगा, कितना जाएगा 1। नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले बात तो जो जहां है उसको वहीं सोल्व कर दो भाई, ध्यान देना सारे। सबसे पहले यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुआ लास्ट में खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो रहा है, फिर उसके अंदर ये वैल्यूज है अपने पास, तो जो अगर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई या भाग में होती तो उनको एक साथ रख के सोल्व कर लो ताकि वो कट करके और छोटी संख्या बन जाए। यहाँ मुझे आप ये बताना, जब इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ शुरुआत में तो 1/8 है ही, शुरुआत में तो सर 1/8 है ही, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर इस वाले पार्ट को एक साथ सोल्व करके लिख रहा हूं, और इसको सोल्व करोगे तो ये भाग है, इस भाग को अगर मैं गुणा कर दूं, अगर भाग को मैं गुणा कर दूं तो आप कहोगे सर ये 24/25 से रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 25 तो ऊपर जाना चाहिए और बटे में कायदे कानून से क्या आना चाहिए सर 24 आना चाहिए, यही कहोगे। अब ये भी गुणा है ये भी गुणा, तो क्या इन तीनों को एक साथ कट सकता है, काट लो, यानी ये वैसा बन गया 1/6 गुणा 36/45 गुणा 25/24, अब ऐसा बन चुका है, तो एक साथ काट दो इनको। काटूं तो बताना 6 से काटेगा 6 बार, फिर 6 से इसको काटा 4 बार, फिर 5 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे 9, तो सर ऊपर तो बच गया 5 गुणा 1 कितना होगा सर, ऊपर तो 5 गुणा 1 5 होगा भाई, ऊपर तो 5 गुणा 1 5 होगा, बटे में 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 कितना होगा 36। बताओ भाई ये बात सबको समझ में आई, ये वैल्यू कहां से लिखा मैंने, क्लियर हुआ। बीच में किसका चिन्ह आया माइनस, ये लगा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो ब्रैकेट है ना इसको सोल्व करो, यहां पर भी सिमिलर वही बात है, 12/21 है गुणा 14/15 था, अब ये भाग है इसको गुणा करता हूं तो ये 24/45 रिवर्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा 45/24 बन जाएगा। कर दो कैलकुलेट, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप बताना 7 से काटा 3, 7 से काटा कितनी बार सर 7 से 2, फिर 2 गुणा 12 किया 24, 24 से 24 खत्म, 15 गुणा 3 45 से 45, सर यहां तो सारे ही कट गए, ये तो पूरा ही सोल्व करके क्या बच गया 1 बच गया, तो ये लो भाई कर दिया मैंने 1। फिर लास्ट में कितना है प्लस में, सर प्लस में कितना है 27/36 से, लास्ट में है 27/36 से, तो ये लास्ट में मैंने रख दिया 27/36। बताओ भाई इतनी बात सबको क्लियर हुई क्या, बेसिक सा था यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर ये 45 था ना, यहाँ पर ये था 45, अब आ जाओ इसको सोल्व कर दे। सोल्व करने के लिए -1 को थोड़ी देर के लिए अलग रख देता हूँ, -1 को अलग रख दो तो ये देखो 27 और 5 कितना हुआ सर 32, 27 और 5 32 होगा, क्योंकि बट्टे में दोनों के 36 है, तो यहाँ पर भी 36 है यहाँ 36 है, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड किया तो 27 + 5 32 और बटे में कितना है सर 36, तो यानी 4 8 32 सर 4 9 36, तो ध्यान देना 1/8 तो था ही। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को सोल्व किया, तो इन दोनों को सोल्व किया तो 32/36, जिसका मतलब हुआ 8/9, और फिर माइनस में कितना बच रहा था एक सर -1 बच रहा था। अब क्वेश्चन कर लो कोई इश्यू नहीं होगा, वैसे भी आंसर मिल ही गया होगा, 8 और 9 का एलसीएम 32 आएगा, बटे में 72 आएगा, 8 और 9 का एलसीएम 72, तो बटे में 72 आएगा, तो ये तीन ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। फिर भी दूसरा पूरा देखें तो यहाँ देखना, यहाँ 8/9 में से घटाओगे तो ये बना सर 1/8 माइनस, इसको
कर रहा हूं मैं अलग से। तो 8 है, यहां 9 घटाओगे तो 9 एकम 9, 8 माइनस 9, सर ये माइनस का 9 बचेगा, बताओ हाँ है ना भाई। 8/9 है, माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/9। फिर यहां बताना 9 एकम 9 माइनस 8, 1 बचा और बट्टे में 72, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई बात समझ में आई? क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट जो ये कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या है 11p9q4, 11p9q4, ये एक 6 अंकों की संख्या है जो किससे डिविजिबल है? आपका जवाब होगा सर ये 24 से डिविजिबल है। तो pq का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? अधिकतम मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप एक बात बताओ, अगर किसी संख्या में 24 का भाग जाएगा तो जरूरी है उसमें 8 का भी जाएगा और मेरे भाई 3 का भी जाएगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी कहता है कि भाई यहां किसी संख्या में अगर 8 का भाग जाए तो जरूरी है उसके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। आप मुझे बताइए लास्ट के 3 अंक है 9q4, यहां मैं क्यों की जगह कम से कम क्या रखूं कि 8 का भाग चला जाए? पहली बात तो सर 8 का भाग जाएगा तो उसमें जरूरी है कि 4 का भी जाएगा और 2 का भी, तो 2 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 को देखते हैं। 4 का भाग देने के लिए अगर मैं यहां 0 पुट कर दूं तो 0 4 में 4 का भाग जा रहा है। तो फिर 8 का देखिए तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 24 यानी जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये 904 हुआ, 904 को मैं लिख सकता हूं 800 प्लस 104 लिख सकता हूं ना। थोड़ा जल्दी सोचने के पर्पज से आप इस तरीके सोच सकते हो। 800 में 8 का भाग जा रहा है, 104 में बताओ 13 अंठे 104 होता है, भाग जा रहा है 8 का, बिल्कुल जा रहा है। तो 904 में भाग पूरा पूरा जाएगा। तो फिर ये श्योर हुआ कि भाई क्योंकि जो कम से कम वैल्यू है, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है वो कम से कम 0 हो सकती है। मैंने पूछा क्यों है, कौन से नंबर पे है? तो यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट है, दाई अंक है। तो सर ये दाई के अंक पर है और दाई के स्थान पर जो वैल्यू होंगी अगर वो 8 से डिविजिबल है, 3 अंक 8 से डिविजिबल करने हैं तो दाई के अंक जो होंगे वो 4 4 के गैप पे रिपीट होंगे। तो ये 0 है तो अगली संख्या 4 होगी, फिर उसके बाद में अगली संख्या 8 पॉसिबल है। यहां अगली संख्या 8 पॉसिबल है। इसमें से मुझे लेना कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि दोनों का मल्टीपल चाहिए मैक्सिमम, तो दोनों वैल्यू मैक्सिमम चाहिए पी और क्यू। तो इसमें से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन सी है? 0 4 8, सर 8 है तो 0 और 4 को आप छोड़ दोगे तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी लोगे आप? 8, क्योंकि वैल्यू 8 आई। अब आप मुझे एक बात और बताना, ये पी 9 क्यू और क्यू की वैल्यू 8 आई गई। अब मुझे पी की वैल्यू और चाहिए। सर अब मुझे दूसरा क्या पता है कि ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। भाई 3 से डिविजिबिलिटी कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। देखो 8 और 4 12, 9 के अंदर भाग चला जाएगा 3 का, हटा दिया। या 8 और 4 12, 12 के अंदर भाग जा रहा है 3 का, 9 हटा दिया बच गया 2। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, यहां देखो पहले वाले हटा दिया, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है हटा दो, 9 में जा रहा है हटा दो, ये 8 बच गया। 8 में कम से कम कितना जोड़ूं ताकि 3 का भाग चला जाए? सर 8 में कम से कम 1 जोड़ना पड़ेगा तो 9 बनेगा और 9 में 3 का भाग चला जाएगा। अगर पी की मिनिमम वैल्यू 1 है तो अगली संख्या 3 के गैप पे आएगी, 3 के गैप पे आएगी तो 4 आएगी, फिर 4 के बाद में 3 के गैप पे 7 आएगी, फिर 3 के गैप पे 10 आएगी, लेकिन 10 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां सिंगल डिजिट चाहिए। तो फिर आप कहोगे अगर मैं इसको 8 कंसिडर करता हूं तो, ध्यान देना, अगर इस क्यू को 8 कंसिडर किया तो फिर आप कहोगे 8 में कम से कम 1 रखना पड़ेगा, पी की वैल्यू 1, अगली संख्या 3 के गैप पे 4, फिर 3 के गैप पे 7। लेकिन मुझे तो पी भी मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो ये 1 और 4 खत्म। तो बताओ पी की मैक्सिमम वैल्यू 7 रहेगी और ये 8 रहेगी, मुझे चाहिए पी गुणा क्यू। तो पी गुणा क्यू अब बेसिक सा बनी गया 7 8 56, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। यहां तो 24 से पूछा, कई क्वेश्चन 72 से पूछता है, कई में 99 से पूछता है। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट आओ। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं था, अवैध नहीं था, यानी सारे वैलिड वोट है। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले। किसको भाई? हरि और ललित को। हरि और ललित को कुल वोटों से 42% वोट अधिक प्राप्त मिले, कमल को मिले हरि और ललित द्वारा जो कुल वोट मिले उनसे। देखो कमल को मैं लिख रहा हूं के, कमल को मैं लिख रहा हूं के, उसके बाद में बोल रहा है हरि और ललित, हरि और ललित है, हरि और ललित इन दोनों का वोट मिलाकर। तो ये कह रहा है कमल के जो वोट हैं, कमल के जो वोट हैं वो हरि और ललित के वोट से 42% ज्यादा है।
तो भाई 42% का मतलब कितना होगा सर? 42% का मतलब 21/50 हुआ। तो अगर हरि और ललित को 50 वोट मिले, हरि और ललित को अगर 50 वोट मिलेंगे, तो भाई कमल को इससे 21 वोट ज्यादा मिलेंगे। 21 वोट क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। तो 50 से 21 ज्यादा होंगे तो कितने मिलने चाहिए? तो मेरे भाई 71 मिलने चाहिए। आगे चलो, ललित को डाले गए वोटों में से केवल 8% वोट मिले। टोटल वोट डाले थे 6050, सारे वैलिड है, उसमें 8% वोट मिले हैं ललित को। तो हरि को बताइए कितने वोट मिले? सबसे पहले आप मुझे बताओ, हरि के वोट चाहिए। हरि और ललित के वोट दोनों के मैं पता कर सकता हूं यहां से। दोनों का यहां से पता करने के बाद उसमें ललित के वोट हटाना होगा तो हरि का मिल जाएगा, और ललित का वोट अगर मैं हटा दूं तो आप मुझे बताना ललित का वोट कितना होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं इस बात को, जो ललित के वोट हैं वो कितने होंगे। आप कहोगे सर टोटल वोट कितने थे? मैंने कहा मेरे भाई 6050। टोटल वोट 6050 है, इसमें ललित को कितने मिले हैं सर? 8%। तो इसका मैंने 8% किया, 0 से 0 खत्म, 8 पंजे 40 की 0 खत्म, 4 बचेगा, 8 छके 48 सर, 48 यानी 484। 484 वोट मिले हैं किसको? ललित को। अच्छा, टोटल वोट कितने थे? 6050 थे। ये 6050 वोट जो हैं ये किस किस में बटे थे? हरि, कमल और ललित, तीनों बटे थे ना। रेशियो में कमल को अगर 71 मिले, हरि और ललित को 50 मिले, तो टोटल वोट कितने होने चाहिए थे? तो मेरे भाई 121 होने चाहिए थे टोटल वोट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल वोट किसने कहा 121 है? टोटल वोट तो 6050 है। क्या इसे 121 की वैल्यू 6050 है? अगर 121 की वैल्यू 6050 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो 12 पंजू 60 और 5 एकम 5, यानी एक की वैल्यू 50। और अगर एक की वैल्यू 50 है तो इस 50 की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई 2500। यानी 2500 जो वोट है 6050 में से 2500 वोट हरित और ललित दोनों, हरि और ललित दोनों को मिलाकर हैं। हरि और ललित दोनों को 2500 वोट मिले। मुझे तो इसमें हरि के चाहिए, तो मैं कहता हूं अगर हरि के वोट चाहिए तो इसमें ललित के वोट हटा दो, और भाई साहब ललित के वोट मुझे पता है 484 है। तो इस 2500 में अगर 484 हटा दूं तो फिर किसके वोट मिलेंगे? हरि के। तो 2500 में 484 हटा दिए तो 500, 2500 कितना बनना? 500 से 2000 पे जाओगे और ये 16 एक्स्ट्रा है तो 2016। यानी हरि को जो वोट मिले हैं वो भाई कितने मिलेंगे? 2016 मिलेंगे। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बोलो भाई बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? बेसिक सा था, ये लिखने का काम आप कम कर सकते थे कि भाई यहां से पता चलता 21/50 यानी 50 तो 71, टोटल हुआ 121। 121 की वैल्यू 6050 तो 50 की वैल्यू 2500। 2500 में से 484 माइनस करना है, 2500 में 484 हटा दो, कितना बच जाएगा? 2016। बस इतना ही अपना उत्तर था। क्लियर? नेक्स्ट आओ। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% बढ़ा के अंकित करता है, फिर वह अपना माल एमआरपी पर 15% डिस्काउंट देके बेच देता है। मान लेता हूं उसका सीपी जो है वो 100 है, सीपी 100 है, फिर उसके बाद में एमआरपी उसने बढ़ाया भाई 42%, 42 बढ़ा दिया तो 142 हुआ। अब आप मुझे बताना, एमआरपी तो सर 142 आ गया रेशियो में। अब मैं कहता हूं उसको बेच रहा है वो, सर बेच कैसे रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है 15% का। अगर 15% डिस्काउंट दे रहा है तो आप मुझे बताओ सर एमआरपी कितना था? 142। एमआरपी 142 है और इसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे रहा है। अगर 15 डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में भाई? तो बेच देगा मेरे भाई 85% में। अगर 142 पे 15% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? तो भाई बेच देगा 85% में। तो फिर आप मुझे बताना, मैं लिख भी देता हूं चाहूं तो यहां पे, जो एमआरपी है वो कितना आया था? 142। एमआरपी था 142, फिर एमआरपी पे ये डिस्काउंट दिया। जब इसको सोल्व किया तो मैं यहां सोल्व करके बताता हूं। देखो 85/100 था, यहां 5 से काटा 17, 5 से 20, 2 से काटा 10, 2 से 7 और 2 से 1, 17 एकम 17 और 17 7 119 और 1 120, यानी 120.7 आया। 120.7 आया। खरीदा कितने में? 100 में। फाइनली बेचा कितने में? 120.7 में। अगर 100 में खरीद के 120.7 में बेचेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट कितने का? 20.7 का। अप्रोक्सीमेट चाहिए तो 20.7 किसके नियरेस्ट है? 21% के नियरेस्ट होगा, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। दूसरा, आप कहो सर क्या मैं इसमें सक्सेसिव लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि सक्सेसिव होता है कोई एक वैल्यू को बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू को आगे कंटिन्यू बढ़ाना या घटाना सक्सेसिव
होता है लगातार मतलब। तो यहां ऐसा ही तो हुआ, पहले 100 था, फिर 100 से 42 बढ़ाया 142, फिर 142 से डिस्काउंट देकर के अपन ने एसपी निकाला। तो मुझे चाहिए ओवरऑल। तो आप कहोगे सर यहां से दोनों में सक्सेसिव लगा सकते हो। अगर सक्सेसिव लगाना है तो सक्सेसिव का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एक्स यानी यहां पर कौन सा वैल्यू है 42%, क्योंकि पहले उसको 42% बढ़ाया और फिर उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट दिया है यानी कम किया है तो माइनस कर दो, और ये बढ़ाया है ज्यादा किया है तो प्लस कर दो। तो एक्स की जगह क्या रख देता हूं 42% ज्यादा किया तो 42% प्लस का। फिर y की जगह सर 15% डिस्काउंट दिया यानी माइनस कर दिया, फिर वापस माइनस होगा क्योंकि यहां x की जगह प्लस का 42 होगा और y की जगह -15, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 42 गुणा 15/100। बस ये आप सक्सेसिव भी इसमें आप लगा सकते हो। तो यहां बताओ कितना बचा, 42 माइनस 15 कितना बच जाएगा, 42 में से 5 37 27 बच गया, 27 में से ये घटा दो, 15 दूनी 30, 3 15 चौके 60 और 3 63 यानी 6.3 बच गया। भाई यहाँ पर 15 दूनी 30, जिसके जीरो खत्म, 15 चौके 60 और 3 63, अब नीचे 2 जीरो तो 1 जीरो खत्म हो गया, एक के बाद पॉइंट तो 6.3। 27 में से 6 घटा दिया तो कितना बच गया सर 21 यानी 20.7 बच गया। ये अप्रोक्सीमेट 20.7 बचेगा, लेकिन उसको अपन अप्रोक्स लेंगे तो कितना बच जाएगा सर 21% आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। वैसे बेटर ये है कि आप ये भी लगा देते, ये फिर जो दूसरा सक्सेसिव था ये लगा देते, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ी, यहाँ कुछ भी करना नहीं पड़ा, सीधा इसको मल्टीप्लाई। क्लियर, बेसिक सा था वैसे क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आओ, ये भाई अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर इसको आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी, कोई भी एनोटेशन पीडीएफ है या कोई प्रैक्टिस की पीडीएफ होगी या फिर कोई भी नोटिफिकेशन संबंधित पीडीएफ है, वो सारी की सारी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। दूसरी बात है, जो भी अपना जो नोटिफिकेशन वगैरह ये सारा जो है वो तो अपना यहाँ पर मिलेगा, इसका जो लिंक है ना वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा अपना ये यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। साथ में अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है। बी परचेज 15 kg apples at the rate of 180 per kg from a wholesaler who uses a weight of 950 grams for the kilogram weight, for the 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम वेट की जगह 950 ग्राम वेट उसने यूज किया। बी सोल्ड ऑल दीज एप्पल्स एट 180 पर kg बट यूज्ड ए वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर द किलोग्राम वेट, यानी 1 किलोग्राम की जगह 750। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी इन द ट्रांजैक्शन। मतलब हुआ क्या, बी कोई व्यक्ति है जो पहले होलसेलर के पास गया, होलसेलर से उसने खरीदा 15 किलोग्राम एप्पल परचेज किया 180 रुपए के भाव से, लेकिन होलसेलर ने उसको लगा दिया चूना। कैसे, उसने 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम ही दिया। किसने, होलसेलर ने। किसको, बी को। अब बी ने आके देख लिया, अंदाजा लगा लिया कि भाई मेरे को 1 किलोग्राम नहीं मिला, मेरे 950 ही मिला है। अब वो क्या करता है, बी बेचता है अपने कस्टमर को, और बी जब कहता है कस्टमर को कि देख भाई मैं खरीद के लाया हूं 180 रुपए में 15 किलो, तुम्हें भी 180 में 15 किलो ही बेचूंगा, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम ही यूज में ले रहा है। यानी उसने पैसे में तो कोई झमेला किया नहीं, उसने झमेला किया है तो वेट में झमेला किया। उसको तो धोखा मिला था होलसेलर की तरफ से, और वो खुद कर रहा है किसको, ग्राहक को। जब होलसेलर ने खरीदा था, होलसेलर से जब वो खरीद के लाया था तो 950 ग्राम मिल रहा है, और अब वह बेच रहा है तो ओनली 750 ग्राम ही बेच पा रहा है। तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा हिंदी वाले पढ़ लेना कि भाई 180 रुपए पर केजी से 15 किलोग्राम खरीदे, लेकिन होलसेलर ने क्या किया, 950 ग्राम वजन प्रयोग में लिया। बी जब ग्राहक को बेचता है तो वो 1 किलोग्राम के बजाय 750 ग्राम ही वजन प्रयोग में ले रहा है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो बराबर है कि 180 रुपए पर केजी से 15 किलोग्राम खरीदे, यहां 180 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, यानी प्राइस सभी की सेम है, वो ही सभी से वो बेच रहा है। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि सर जब 1000 रुपए में मान लो 1000 ग्राम मिलते होंगे, सपोज करो एक बार, क्योंकि यहां पर अपना ये रुपए है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं रहा, क्योंकि अपने को परसेंटेज में चाहिए तो रेशियो चाहिए अपना, तो मुद्दा ये है। यानी 1000 रुपए में 1000 ग्राम देना चाहिए, 1000 रुपए में 1000 ग्राम अगर प्राइस है एक्चुअल, तो होलसेलर से जब गया था लेने तो 1000 रुपए में 1000 ग्राम लेके आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने पूरा का पूरा 1000 ग्राम लिया क्या, सर उसने पूरा का पूरा 1000 ग्राम लिया क्या। आप कहोगे सर जब भी होलसेलर के पास गया
तो उससे जब खरीदने गया होलसेलर के पास से, तो उसने 1000 पूरा नहीं दिया, तो उसने मात्र कितना ग्राम दिया, उसने मात्र 950 ग्राम दिया। अब ये तो उसने खरीदा हुआ है, अब वो चाहता है कि मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस हो, तो वो 950 ग्राम कस्टमर को बेच देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर कस्टमर को बेचते समय उसको 1000 देना चाहिए था, लेकिन 1000 की बजाय वो कितना दे पा रहा है, 750 ग्राम। यहां एक्चुअल में ये कीमत की बात नहीं है, ये वेट की बात है, वजन की बात है, कि जब खरीद के लाया था 950 ग्राम और बेच रहा है 750 ग्राम, ये सर वेट का आधार है, उसका वेट है, मतलब उसका रेशियो है। तो जब आप प्राइस पे आओगे तो रेशियो उल्टा हो जाता है, यहीं से मैंने उल्टा कर दिया है कि इसको बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। अब बस सीधा सीधा देख लो कितना प्रॉफिट मिला है। सर प्रॉफिट 0 से 0 खत्म हुआ, 5 से काट दिया, 15 5 से 75 हुआ और 19 पंजू 95, यानी 15 में खरीद के ओवरऑल 19 में बेच दिया, तो फायदा हुआ उसे कितने रुपए का, 4 रुपए का। कितने पर, 15 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100। यहां पर 4 से 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 ते 15, 26 ते 78, यानी 26 सही 2/3, यानी पॉइंट में लेना है तो अप्रोक्सीमेट 26.66%, यानी 26.67% प्रॉफिट होगा। यही आपसे पूछा था। यानी आप ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को, जहां पहले क्वेश्चन में ये कहता था कि एक दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ये उसी तरीके से था एक तरह से, बस फर्क ये है कि वो क्रय मूल्य अब 950 ग्राम ही वजन लिया उसने। यानी अब आप ये कंसिडर करिए कि 1000 ग्राम के बजाय 950 ग्राम ही वह लेके आया था, 950 ग्राम ही इस प्राइस के हिसाब से लेके आया था वो। लेकिन सारे के सारे बेच दिया, लेकिन जब ग्राहक को बेच रहा है तो पूरा 950 नहीं दिया, पूरा 950 देना चाहिए लेकिन दिया नहीं उसने मात्र 750 दिया। तो फिर प्रॉफिट कितने का हुआ, 400/15, यानी 26.67%। क्लियर। नेक्स्ट आओ। 20, 35 और 10 के 3 क्रमागत छूटों के बराबर इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहिए तो दो दो का सक्सेसिव लगाओ या फिर तीनों का एक साथ लगा लो, जैसे मर्जी है वैसे कर सकते हो। दो दो का लगाओ तो इसको और इसको साथ ले लेना, उससे थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि 20 और 10 का आप डायरेक्टली निकाल पाओगे 28%, 28 और 35 का। या फिर 3 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 3 के लिए होता है सर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, और फिर लास्ट में क्या होता है, प्लस एक्स वाई जेड बटे में 100 का स्क्वायर, यानी 4 जीरो। या तो 3 का एक साथ लगा दो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड यहां थोड़ी ठीक होनी चाहिए जब आप 3 पे जाना भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 30 और 20 50, 10 60 और 5 65, सर ये हुआ 65 माइनस। अब थोड़ा सा यहां से गौर करना, जब एक्स गुणा वाई करता हूं तो 35 गुणा 20 कितना होगा, 700। जब y गुणा जेड करूंगा 35 गुणा 10 कितना होगा, 350। जब z गुणा x करूंगा 20 गुणा 10 कितना होगा, 200। तो ये 7 और 2 9 और 3 1250 हुआ। और 1250 में अगर आप 100 का भाग दोगे तो क्या 12.50 बनेगा, क्या बोलो हाँ या ना, क्या 12.50 बनेगा क्या। फिर लास्ट में कितना है सर, प्लस में है एक्स वाई जेड का मतलब सबको गुणा करना। तो 35 दूनी 70, 70 के आगे 2 जीरो और चिपका दो, 70 के आगे 2 जीरो यानी 7000 हुआ। और बटे में सर 4 जीरो हैं, तो आप बताना 3 जीरो खत्म हो गई, 7/10 का मतलब कितना बचा, मात्र 0.7, मात्र 0.7। तो सर 65.7 करूंगा तो 65.7 हुआ, इसमें 12.5 घटाना है, लास्ट में 0.2 बचेगा, तो ये पॉइंट में ही चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 53.2, 53.2%। क्योंकि 65.7 जोड़ोगे तो 65.7, इसमें 12.5 माइनस करोगे तो 7 में से 5 घटाओगे, पॉइंट के बाद तो 2 ही आएगा ना, पॉइंट के बाद 2 एक ही तो ऑप्शन में था, तो आगे जाने की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आ जाएगा 53.2। नेक्स्ट आओ। 10,000 रुपए पर 20% के हिसाब से ब्याज, ये है, ये ब्याज है, ध्यान रखना, ये क्या है, अपने पास इंटरेस्ट है, ठीक है। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, तो मूलधन कितने वर्षों में निवेश किया गया था, कितने वर्षों के लिए, मतलब कुल मिला के मुझे सर यहां से टाइम चाहिए, समय की वैल्यू अपने को चाहिए। एक बात बताना, मूलधन कितना है सर, मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000, ब्याज कितना हुआ था सर, 4,641, तो मिश्रधन कितना हुआ, 10,000 रुपए उसने उधार लिए, 4,641 ब्याज हुआ, तो क्या मिश्रधन 14,641 हुआ, क्या बोलो हाँ या ना। क्या ये रेशियो है, कुछ कटेगा इसमें, सर नहीं कटेगा, क्योंकि इधर 2 और 5 आएंगे, इधर 2 और 5 है नहीं, तो ये कटेगा नहीं।
अब बात क्या आती है कि बात आती है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 20% लगी थी, 12 महीने की थी, वार्षिक थी। वार्षिक अगर 20% है, लेकिन मुझे तो अर्धवार्षिक चाहिए। अगर वार्षिक दर दर है, अगर वार्षिक 20% है तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, यानी अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर मैं दर पता करूं तो आपको सर 10% होगी, और 10% का फ्रैक्शन मेरे भाई कितना होता है, 1/10। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल 10 हुआ तो ₹1 ब्याज मिला के मिश्रधन होना चाहिए 11। अब बस क्या चेक करना है, पावर, पावर ही टाइम होगा। पावर चेक कर लो, क्योंकि इसका बेसिक जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें यही पता होता है कि भाई रेशियो कैसे निकालते हैं, गुणा करके वो पावर में चेंज हो जाता है। क्योंकि जब गुणा करते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 की घात 3, ऐसे ही। तो यहां देखो 10 की कितनी पावर करूं कि 4 जीरो लग जाए, यानी 10,000 आ जाए। तो आपको सर 10 की कितनी पावर करूं कि 10,000 आ जाए, तो मेरे भाई पावर करनी पड़ेगी 4। तो इधर भी चेक करो, 11 की पावर 4 कितना होता है, 14641। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 10% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 46.41% होता है। तो आपको इसको इतनी ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10% का इफेक्टिव रेट आपको पता होगा कि जब 4 स्लॉट करते हैं तो। लेकिन जो पावर आई है वो तो 4 आई है, क्या तो सर क्या टाइम 4 साल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहां कंडीशन का भी तो दिक्कत है ना, अर्धवार्षिक बोला। तो एक्चुअल में जो ये पावर आती है, ये पावर क्या शो करती है, ये शो करती है टाइम स्लॉट है। ये शो करती है कि टाइम स्लॉट है क्या, कि भाई साहब यहां जो भी कंडीशन थी उसके टाइम स्लॉट है 4। अगर कंडीशन सपोज करो वार्षिक होती तो आप कहते कि एक एक साल के 4 टाइम स्लॉट है, और अगर एक एक साल के 4 टाइम स्लॉट हो जाते हैं तो टाइम 4 साल, तो सीधा पावर को ही टाइम कह देते हैं। यहां तो कंडीशन अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, यानी 6 महीने। तो यहां कंडीशन अगर हाफ ईयरली है तो 6-6 महीने के 6-6 महीने के 4 टाइम स्लॉट है। 6-6 महीने के 4 टाइम स्लॉट, भाई 6 महीने का एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। 6-6 महीने के पावर 4 है ना, यानी 4 टाइम स्लॉट है, जब भी तो गुणा करते हैं तो पावर 4 होती है ना। तो 6-6 महीने का अगर 4 टाइम स्लॉट है तो टोटल होंगे 24 महीने, और 24 महीने का मतलब कितने साल का वक्त होगा सर, 2 साल का वक्त होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट आओ। 2800 रुपए पर 10% के हिसाब से 3 साल में प्राप्त साधारण ब्याज x रुपए है। 6200 रुपए पर 14% की दर से y वर्षों में, ये टाइम है, इसका साधारण ब्याज ये है। तो x बटा y बताना। पहले तो x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। सर x क्या है, साधारण ब्याज है। पहले x निकालता हूं, x क्या है सर, साधारण ब्याज किसका है सर, 2800 रुपए पर। जो x है ये साधारण ब्याज है, किस पर, 2800 रुपए पर। सर 2800 पर कितने परसेंट दर से सर, 10% दर से। कितने टाइम के लिए सर, 3 साल के लिए है। कितने साल के लिए है भाई, 3 साल के लिए। ध्यान देखना, 3 साल के लिए है और 10% से है, तो मैंने परसेंट रख दिया। ये सर किसकी वैल्यू है, एक्स की। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं वाई की वैल्यू बता दो। आप कहोगे सर वाई क्या है, मैंने कहा यहां वाई टाइम है। वाई क्या है, समय है, तो समय चाहिए। समय के लिए मुझे पहले चाहिए ब्याज। आप मुझे बताना ब्याज कितना है यहां पे। सर मुझे यहां दूसरे केस की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे केस में टाइम चाहिए आपको, वाई यानी टाइम चाहिए। दर पता है आपको, मूलधन पता है और ब्याज पता है। तो जब टाइम चाहिए दूसरे केस में, तो यहां ब्याज कितना मिला, 1736 रुपए। सर ब्याज मिला 1736 कितने पर, यानी मूलधन कितना है, मूलधन है 6200। मूलधन है 6200, मूलधन है 6200 गुणा, गुणा दर कितनी है सर, दर है यहां 14%। ये 14% है, परसेंट हटा के मैंने ऊपर क्या लगा दिया सर, 2 जीरो। यहां भी मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, 10% हटा के मैंने लगा दिया बट्टे में 2 जीरो। तो ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म। 28 थी 84 के आगे जीरो, यानी 840 रुपए तो ये बन गया था। और जब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व किया तो 2 जीरो से तो सर 2 जीरो खत्म। 14 7 से 7 दूनी 14, 3 7 चौका 28, 28 यानी 2 और 3 5, 7 है 8 है 56 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 है। फिर 2 दूनी 4, 2 6 के 12, कुल मिला के 2 बार कट रहा है, सारा का सारा 2 बार कट रहा है। कितनी बार, 2 बार। वही 1736 था और बटे में 62 गुणा 14 बना, तो इससे काटा 2 दूनी 4, ये 124 बार कटा, तो 62 से वापस कितनी बार, 2 बार। अब तो बेसिक से बन गया। एक्स बटा वाई चाहिए अपने को, एक्स बटा वाई चाहिए, यानी एक्स में वाई का भाग देना है। एक्स कितना
क्वेश्चन आया है भाई 840, इसमें 2 का भाग देना है तो आंसर आ जाएगा 420। आंसर आ जाएगा 420 और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आओ। पी क्यू आर रेशियो दे रखा है, ये पूछ रहा है। पी रेशियो की 3-4 है, क्यू आर 4-7 है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, सबसे पहले तो मुझे बताओ पी क्यू आर क्या होगा। तो आपका सीधा सुंदर सा जवाब होगा कि सर दोनों जगह कॉमन कौन है, क्यू है, तो क्यू को बराबर होना चाहिए। चेक करो क्यू बराबर है क्या। यहां देखो क्यू कितना है 4, यहां क्यू कितना है 4। सर ये तो बराबर है, बिल्कुल है, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल भी नहीं, सीधा सीधा वैल्यू उठा के रख दो। जब पी 3 था तो क्यू 4 था, और अगर क्यू 4 था तो 7 होगा आर। आर की वैल्यू 7 है। चाहिए क्या? मुझे चाहिए पी प्लस क्यू। अब इतना लिखना थोड़ी होता है आपको, सीधा आंसर टिक कर देते, 4 3 7, शुरू में 7, फिर 11, फिर 10, यही अपना आंसर आ जाएगा। बाकी पूरा लिख भी रहा हूं यहाँ पे, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। बोलो भाई पी प्लस क्यू, 3 और 4 7, फिर क्यू और आर, क्यू और आर को जोड़ा 4 7 11, फिर आर और पी 7 और 3 10, तो आंसर आ जाएगा 7 11 10। सर यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, बेसिक सा था, इससे आसान तो क्या ही होगा। नेक्स्ट आओ। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए है। यानी एक तो पेंसिल ली है उसने, एक तो सर उसने पेंसिल ली है, और एक लिया है पेन, एक लिया है पेन। पेंसिल 2 ली है तो पेन 3 है, और इनका टोटल प्राइस मेरे भाई कितना हुआ? 55 रुपए। फिर अगर पेंसिल 7 ले लेता है और पेन अगर 2 ले लेता है तो भाई इनकी कीमत हो जाती है 65 रुपए। तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत बतानी है। एक बात बताना भाई, सर यहां एक काम करो, पैसे देखो बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसे बढ़ने के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो पेन का हो सकता है या पेंसिल का, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। तो किसी भी एक को सेम कर लो, जो मर्जी है। जो मैं यहाँ पेन को सेम कर रहा हूं ताकि मेरे पास वैल्यू छोटी रहे, तो यहां मैंने क्या किया, ये 3 है ये 2 है, तो इसको तो 2 से गुणा किया और इसको 3 से, जैसे आप बोट एंड स्ट्रीम में करते हो। यहां 3 से गुणा है तो जाहिर सी बात है यहां भी 3 से होगा, और यहां 2 से है तो यहां भी 2 से, और ये 2 से है तो मेरे भाई ये भी 2 से होगा, और ये भी 3 से। अब मुझे तो आप इतना बता दो कि यहां 55 गुणा 2 कितने रुपए का बिल आया था? 110 रुपए का। यहां 3 से क्या 18 1 19 कितने रुपए का बिल आया? 195 का। 110 से 195, क्या पैसा बढ़ गया? क्या बिल्कुल बढ़ गया। कितने रुपए? 85 रुपए। उसका रीजन बताना तो। 85 रुपए बढ़ने की वजह क्या है? क्या वजह पेन है? सर नहीं, क्योंकि पेन तो यहां भी 6 है, यहां भी 6 ही है। पेन की संख्या उसने नहीं बदली। पेन तो यहां भी 6 खरीद रहा था, यहां भी 6 खरीद रहा है। पेन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी पैसा बढ़ गया, तो उसकी वजह क्या है? पेंसिल। क्यों? क्योंकि यहां पेंसिल खरीद रहा था 4, यहां खरीद रहा है 7 21। सर यहां खरीद रहा था 4, यहां खरीद रहा है 21, यानी कितनी पेंसिल ज्यादा खरीदा उसने? 17 पेंसिल ज्यादा खरीदा। क्या 17 पेंसिल ज्यादा खरीदा है, उसी वजह से क्या ये 85 रुपए का बिल बढ़ा है? क्या बोलो हाँ या ना। क्या इसने 17, क्या है ये? पेंसिल, 17 पेंसिल ज्यादा खरीदी, उसकी वजह से कितने रुपए बिल बढ़ गया? 85 रुपए। तो क्या मैं ये कहूं कि 17 पेंसिल बढ़ी, 17 पेंसिल बढ़ी जिसकी वजह से बिल बढ़ गया 85 रुपए, यानी 17 पेंसिल 85 रुपए की आई होंगी। तो सर एक पेंसिल कितने की आई होगी? तो मेरे भाई एक पेंसिल सर 5 रुपए की है। अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो फिर आप मुझे बता दो, कोई सा भी एक केस उठा लो, या तो पहला या दूसरा। पहला लेता हूं, यहां देखो एक पेंसिल 5 रुपए की, तो भाई साहब 2 पेंसिल कितने रुपए की आई? सर 10 रुपए की। बोलो हाँ या ना। और 3 पेन लिए थे इसने, और इसके टोटल 55 रुपए दिए थे। 55 रुपए में से 10 रुपए की तो पेंसिल आई थी 2। अगर 55 में से ये 2 पेंसिल के 10 रुपए हटा दूं तो बच गए कितने? 45 रुपए। तो 45 रुपए किसके रहे होंगे? सर ये 3 पेन के। तो 3 पेन हैं, इनके 45 रुपए, तो एक पेन के कितने होंगे? सर 15 रुपए। यानी एक पेन का अगर मूल्य चाहिए तो एक पेन का मूल्य कितना रहा होगा मेरे भाई? 15 रुपए। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? यहां कुल मिला के ऐसा था कि 2 पेन, 2 तो पेंसिल खरीदी थी उसने, और 3 क्या खरीदे थे? पेन। 3 पेन, तो इसका प्राइस 55। 2 पेंसिल का कितना होगा? जब एक पेंसिल का 5 रुपए है तो 2 पेंसिल का 10। 55 में से 10 हटाया, बचा 45 रुपए। 45 में खरीदा उसने 3 पेन। अगर 3 पेन 45 के तो एक पेन 15 का। आपसे पूछ रहा है पेन और पेंसिल दोनों की कीमत है। सर पेन तो आया 15 रुपए का, पेंसिल आई 5 रुपए की, तो दोनों की कुल कीमत कितनी होगी? 15 और 5 से 20 रुपए। एक पेन और एक पेंसिल की जो टोटल कीमत है वो कितनी हो जाएगी? सर 20 रुपए हो जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बोलो हाँ यार। क्लियर? नेक्स्ट आओ।
Two friends and we started a business by investing Rs 1,50,000 and 2,50,000 respectively. They agreed to distribute their earnings in the same ratio of their investment. यानी उन्होंने जो पैसा निवेश किया था उसी पैसे के निवेश के अनुपात में अपना जो प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे। ये उस बात पे सहमत होकर के बिजनेस शुरू कर दिया। आफ्टर एन ईयर यानी 1 साल बाद the profit earned was 6 lakh. Each of them added Rs 50,000 to their respective profits and invested in a different project. जब 1 साल बाद 6 लाख उन्होंने कमाए, फिर 6 लाख कमा के भाई उस 6 लाख रुपए पहले कमा लिए 1 साल बाद, तो उनको बांट लिया अपने प्रॉफिट के हिस्से में, जो भी उनका जो निवेश किया था, जो कैपिटल थी, उस रेशियो में पैसा बांट लिया। पैसा बांटने के बाद जो पैसा उनके पास आया उसमें 50-50 हजार दोनों ने ऐड किया है। ईच ही बोला, ईच ऑफ देम, यानी प्रत्येक ने 50,000 रुपए और ऐड कर दिए, एक नए प्रोजेक्ट में फिर से लगा दिए उस पैसे को। अब वहां से जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,20,000। तो बताओ इनका हिस्सा कितना होगा? भाई यहां एक प्रोसेस नहीं 2 बार प्रोसेस की है, हिंदी वाले पढ़ लेने एक बार। यहां बोल रहा है पहले तो ए और बी ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया। सर ए ने किया था 1.5 लाख और बी ने 2.5 लाख। ए ने 1.5 लाख किया तो मैं रेशियो बना रहा हूं 4 जीरो 4 जीरो खत्म, 5 से खत्म 3 और 5 से खत्म 5। तो क्या 3:5 हुआ? क्या बोलो हाँ या ना? क्या यही हुआ है? 3:5 में इन्होंने क्या किया? अपनी कैपिटल लगाई, यानी पूंजी का अनुपात है, इनकी कैपिटल का रेशियो 3:5 है। अब ये प्रॉफिट को बांटेंगे तो कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, यानी 3:5 में बांटेंगे। तो जब 1 साल बाद उनको प्रॉफिट हुआ, सर कितने का हुआ? 1 साल बाद, मैं सिर्फ एक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो 1 साल बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 6 लाख का। प्रॉफिट हुआ है सर 6 लाख। अगर प्रॉफिट 6 लाख का है, फिर उसके बाद उन्होंने पैसा ऐड किया, कितना कितना? प्रत्येक ने 50,000 ऐड किया, हर एक व्यक्ति ने 50,000 ऐड किया। अब लास्ट में 4,20,000 फिर प्रॉफिट हुआ था। तो पहले मुझे यह पता करना कि 4,20,000 जो प्रॉफिट हुआ उसको किस रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि इस 4,20,000 रुपए को इस रेशियो में तो नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये 50,000 रुपए अलग से ऐड कर चुके हैं। पहले इन्होंने प्रॉफिट, भाई ऐसा हुआ कि यहां पर मैं रफली समझाता हूं पहले। टोटल यहां 8 रुपए प्रॉफिट होता तो ए 3 ले जाता, बी 5, लेकिन टोटल 8 का नहीं 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। 8 की वैल्यू 6 लाख, एक की वैल्यू 6 लाख बटा 8 होगी, 3 की लाख 18 लाख बटे 8 है, और 5 की वैल्यू 30 लाख, ये 30 लाख जो भी है बटे में 8। ये ए का हिस्सा आया, ये बी का। अब ए और बी कहते हैं भाई देख मेरा ये हिस्सा है तेरा ये है, बोल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे वापस। बोले किस में लगाए? बोले कहीं भी लगाएं लेकिन वापस लगाएंगे। बोले इसी पैसे को लगाना है? बोले नहीं, तू एक काम कर, 50,000 मैं ऐड करता हूं और 50,000 तू ऐड कर, दोनों 50,000 ऐड करते हैं, फिर ये जो पैसा हुआ है इनका टोटल, इस रेशियो में नया प्रॉफिट बटेगा। तो फिर मैंने कहा एक काम करो भाई, मेरे को पहुंचना है कहां तक कि जो नया प्रॉफिट 4,20,000 का होगा उसको ये किस रेशियो में बांटेंगे, वो रेशियो मुझे चाहिए। मेरा काम वहां रेशियो तक पहुंचना है। तो मैंने कहा एक काम करो, जो प्रॉफिट आपने लिया है, जो पैसा ऐड करना है, इनको भी रेशियो में बांट दो भी। अगर रेशियो में बांट दूं तो ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म और 5 से खत्म, 12 पंजू 60 और ये 5 से 1। इसका मतलब अगर प्रॉफिट यहां सपोज करो, अगर प्रॉफिट यहां 12 रुपए का होता ना, यहां थोड़ा सा रेशियो बनाने से वैल्यू छोटी होंगी तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी भाई। अगर 12 रुपए का प्रॉफिट होता तो ये 1 रुपए जोड़ना पड़ता प्रत्येक को। अगर ये 12 होता तो यहां प्रत्येक 1 रुपए जोड़ता, लेकिन सर प्रॉफिट को भी तो 3:5 में बटेगा। जो प्रॉफिट 12 आप मान रहे हो, ये भी तो 3:5 में बटेगा, बिल्कुल बटेगा सर। तो क्यों ना इस 3:5 में इस 12 को बांटूंगा, तो आप जानते हैं 3:5 कितना होता है 8, लेकिन 8 की जगह 12 करूंगा, 12 में 8 का भाग नहीं जाता। तो अगर मैं इस रेशियो को दोनों तरफ 2 से गुणा कर लूं तो किसको दिक्कत है? आप बताओ, कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि 24 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो मैंने यहां 4 जीरो काटने के बाद, यहां पर 4 जीरो काटने के बाद 5 और 12 लेकर आया था, तो मैंने इसको क्या कर दिया 24:2 बना दिया। हालांकि 2 से फिर कट जाएगा लेकिन मैंने काटा नहीं, कुल मिला के मैंने 25 से काट दिया। 3 जीरो पहले इधर काटा, 3 जीरो इधर, फिर 25 से इधर काट दिया, 25 से इधर। और ये सिर्फ ऐसा इसलिए किया कि 24 इस 3 और 5 8 8 का मल्टीपल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैंने 24 किया।
अब आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां 24 कर रहा हूं और यहां 2 कर रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रॉफिट 24 रुपए का होगा तो प्रत्येक अपने हिस्से में 2 रुपए ऐड करेगा। तो बताओ प्रॉफिट यहां कितना हो रहा है, 3 और 5 8। लेकिन सर प्रॉफिट 8 नहीं, कितना होना चाहिए, 24। अगर 8 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 3, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 15 हुई, 3 की वैल्यू 9। सर इसका मतलब अगर प्रॉफिट 24 रुपए का होता तो उसमें से ए ले जाता 9 रुपए और बी ले जाता 15। अब अगर इनको बिजनेस यहीं खत्म करना होता तो ए अपने 9 रुपए जेब में डाल के निकल लेता और बी भी निकल लेता। लेकिन उन्होंने कहा क्या कि भाई अपना जो प्रॉफिट 24 रुपए अपन ने बांटा 9 और 15 में, अब अपने इस पैसे को घर नहीं लेके जाएंगे तो इसमें 2-2 रुपए और ऐड करते हैं। दोनों भाई एक काम करते हैं, इसमें 2-2 रुपए और ऐड करते हैं, क्योंकि 24 का प्रॉफिट है तो ऐड करेगा 2 रुपए, तो 2 रुपए ये, 2 रुपए ये। अब बताओ ए का हिस्सा कितना होगा, 11 रुपए, और बी का हिस्सा हुआ 17 रुपए। बी का हिस्सा हुआ 17। अब कहते हैं कि इस पैसे को अपन वापस इन्वेस्ट करते हैं, 11 और 17 जो भी 28 रुपए हुआ, इस पैसे को वापस इन्वेस्ट करते हैं। और इन्होंने फिर इन्वेस्ट करके और फिर जो प्रॉफिट कमाया है वो 4,20,000 है। अब मुझे बताओ ये 4,20,000 जो प्रॉफिट आया है, ये जो 4,20,000 जो प्रॉफिट आया है, इसको ये किस रेशियो में बांटेंगे सर, 11 रेशियो। सर 11 रेशियो कितने में बांट देंगे, 17 में बांट देंगे भाई। 11 रेशियो 17 में बांटेंगे तो आप मुझे बताना, अगर ये 11 रुपए मिले, इसको 17 रुपए मिले, तो टोटल 28 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए था। अगर टोटल प्रॉफिट 28 रुपए का होता, टोटल प्रॉफिट 28 का होता तो उसमें इसको मिलते 11 और इसको 17। लेकिन टोटल प्रॉफिट अब 28 का नहीं था, लास्ट में 4,20,000 का है। क्या इस 28 की वैल्यू 4,20,000 है, बोलो हाँ यार। अगर 28 की वैल्यू 4,20,000 है तो मुझे एक का हिस्सा चाहिए, तो सर एक का हिस्सा निकाल दो। अगर इसकी वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू बताना, 7 चौक 28, 7 6 की 42, सर 15 चौक 60, यानी एक की वैल्यू 15,000। अगर एक की वैल्यू 15,000 है तो इस 11 की वैल्यू चाहिए, गुणा कर दो, 15 गुणा 11 करोगे 5 और 1 6 यानी 165,000, यानी 1,65,000। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। यहां बस थोड़ा सा गौर करने की बात क्या थी कि आप यहां रेशियो बना लिया, अपन ने रेशियो बनाने से वैल्यू थोड़ी आसान हो गई, बस इतना यहां फर्क अपने पास पड़ा है। कैलकुलेशन थोड़ी वहां से सस्ती हो जाएगी, यानी आसान हो जाएगी। बताओ भाई बात समझ में है क्या। इसको मैंने रेशियो में क्यों नहीं लिया, क्योंकि लास्ट में मुझे रेशियो नहीं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसलिए इस वैल्यू को एग्जैक्ट ही रखना है, इसको रेशियो नहीं ले सकते आप, क्योंकि लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यू में अपने को आंसर चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है जो भी हो। नेक्स्ट अपने पास सबसे पहले तो ये ऐप है, अगर किसी ने इसको डाउनलोड नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर पे जाके और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, साथ में रेटिंग जरूर देनी है और रिव्यू आपको देना है। जो भी आपका जैसा भी आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, जैसा भी है उसके आधार पे आपको रेटिंग इसमें करनी है। और ये ऐप है, यहाँ ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कुछ डेली करंट अफेयर वगैरह के इनके कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह ये यहाँ है, तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। 80 liters of a mixture of spirit and water in the ratio 7:9 is present in a container A. 20 liter of the mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with 20 liters of water. हुआ ये कंटेनर A है, उसमें 80 लीटर का मिक्सर था, वो रेशियो था 7:9। उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल करके कंटेनर B में डाल दिया, फिर उसके बाद कंटेनर A में वापस से 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया। देन 32 लीटर ऑफ द मिक्सर इज अगेन ट्रांसफर टू कंटेनर बी। वापस से कंटेनर ए में से 32 लीटर मिक्सर लिया है और वो डाल दिया कंटेनर बी में। द रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट इन द मिक्सर इन कंटेनर बी। कंटेनर बी में वाटर स्पिरिट का रेशियो चाहिए। हिंदी वाले पढ़ लो, पहले तो क्वेश्चन समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है भाई कंटेनर ए है ये, इस कंटेनर ए में पहले था कितना लीटर, 80 लीटर मिश्रण, और 80 लीटर मिश्रण किस रेशियो में था भाई, 7:9 में। अब हुआ ये कि इसको डाल दिया कंटेनर बी में, इसमें से 20 लीटर निकाला और 20 लीटर निकाल के कंटेनर बी में डाल दिया। कंटेनर बी में डालने के बाद अब भाई इसमें पहले 80 था, 20 निकाल दिया तो यहां बच गया 60 लीटर। अब 60 लीटर ही बच रहा है, इसमें वापस से 20 लीटर पानी मिला दिया, वापस से 80 हो गया। अब 80 लीटर जो पानी मिलाने के बाद वापस हुआ है, उसमें से फिर कितना निकाला है, 32 लीटर। तो ये दो प्रोसेस हुई है, एक बार यहां से निकाला 20 और यहां से निकाला 32, तो दोनों को मिलाकर के और टोटल स्पिरिट और वाटर का रेशियो इस दूसरे कंटेनर में कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा समझने का भी है। अगर आप वैल्यूज पे थोड़ा गौर करोगे तो थोड़ा सा गौर करने का ही क्वेश्चन है, समझने का ही, बाकी ऐसा कुछ अलग है भी नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो पहले।
क्वेश्चन समझ गए क्या कहना चाह रहा है? अब देखो मैं इसको बताता हूं, देखो गौर से समझना। हुआ ये कि भाई पहले एक तो कंटेनर है ए और एक दूसरा कंटेनर है सर मेरे पास बी। एक तो कंटेनर ए है और दूसरा मेरे पास कंटेनर है कौन सा? बी। और एक कंटेनर ये ए है। सबसे पहले हुआ क्या, कंटेनर ए में 80 लीटर मिश्रण था। किस रेशियो में था? 7:9 में। अब अगर इसमें से मैं मिक्सर निकालूंगा तो भी 7:9 में निकलेगा, और जो बचेगा, जो शेव रहेगा यहां पर, वो भी किस में रहेगा? 7:9 में रहेगा, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होगा। पहली बार जब इसमें से निकाला है मिक्सर तो भी 7:9 में निकलेगा। निकाला कितना? 20 लीटर। तो 20 लीटर जो निकाला है ये 7:9 में निकलेगा, और ये निकाल के किस में डालेंगे? बी में। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा हूं कि बी में सबसे पहले जो आप 20 लीटर निकालोगे, यहां बी में जो 20 लीटर निकालोगे वो किस रेशियो में निकलेगा? सर 7:9 में निकलेगा। कितना लीटर? 20 लीटर मेरे भाई इसमें निकलेगा। बोलो हाँ या ना? बोले सर हाँ। अब भी ये एक बार की प्रोसेस होती तो अपना काम यहीं खत्म हो जाता, अपन कैलकुलेट कर लेते। लेकिन दोबारा 32 लीटर तक और पहुंचना है, दोबारा 32 लीटर और निकालना है इसमें से। लेकिन 32 लीटर इस पूरे बचे हुए में से नहीं निकालना, तो अभी उसमें पानी भी ऐड करना है। तो आप बताना, 80 लीटर इसमें पहले था, 20 मैंने निकाल दिया, बच कितना गया? सर यहां बच गया टोटल 60 लीटर। और 60 लीटर जो बचा है वो भी किस रेशियो में बचा है? सर 7:9 बचा है। बोलो हाँ या ना? सर ए है, इसमें बच गया कितना लीटर? सर 60 लीटर बच गया। तो ये 60 लीटर जो बचा है, ये जो 60 लीटर बचा है, ये भी किस रेशियो में बचा है? सर ये 60 लीटर जो बचा है ये भी मेरे भाई 7:9 में ही बच रहा है। बोलो हाँ या ना? सर 7:9 में पहले क्या था? यहाँ पे स्प्रिट था या वोटर था? पहले स्प्रिट और फिर वोटर। दूसरे में भी यही था ना? हाँ, पहले में स्प्रिट है और ये वोटर है। ध्यान रखना, ये स्प्रिट है और ये वोटर है। अब क्या होता है, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो पे जाओ या एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके। अगर कोई वैल्यू टोटल मल्टीपल है लास्ट तक, तब तो आप एग्जैक्ट वैल्यू से कंपैरिजन करो, क्योंकि वहां से कंपैरिजन करके वैल्यू निकालना आसान रहेगा। लेकिन अगर कभी फ्रैक्शन बन रहा हो, मल्टीपल नहीं हो, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर फ्रैक्शन होता है तो फिर उस केस में आप रेशियो कन्वर्ट कर लो। यहां मुझे रेशियो चाहिए तो जो मर्जी है जो लगा सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओगे तो लास्ट में फ्रैक्शन बनेगा, सिर्फ एक वैल्यू मल्टीपल में आएगी। ये 7 और 9 निकाला तो ये 16 हुआ, 16 की वैल्यू 20 करोगे तो ये भी फ्रैक्शन बनेगा। एग्जैक्ट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू मतलब मल्टीपल में नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास रेशियो में बदलना। अब वो कैसे बदलना है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या? कंटेनर बी में मिश्रण का रेशियो चाहिए स्प्रिट और वोटर का। कितनी बार डाला गया कंटेनर बी में? पहले खाली था कंटेनर बी, पहली बार इसने निकाला 20 लीटर, पहली बार 20 लीटर निकाला 7:9 में। अब दोबारा से कितना निकाला गया? सर 32 लीटर। लेकिन मुझे पहले यह पता करना है कि किस रेशियो में निकालेगा। पहले ये पता करो कि 32 लीटर जो निकालेगा वो किस रेशियो में निकालेगा। सर वो जो होगा वो 7:9 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब हुआ ये कि आप मुझे बताना, स्प्रिट और वोटर पहले कितना था भाई? स्प्रिट और वोटर की बात करूं तो रेशियो था सर 7:9, टोटल 16। लेकिन अगर बच रहा था वो 16 नहीं बच रहा था, तो सर बच रहा था वो 16 नहीं 60 लीटर बच रहा है। तो आप कहते 16 की वैल्यू 60, एक की वैल्यू 60/16 यानी 15/4। अगर एक की वैल्यू 15/4 है तो 9 की वैल्यू होगी 9 गुणा 15/4, और 7 की वैल्यू 7 गुणा 15/4। ये तो उसमें स्प्रिट हुआ। ये वोटर, अब जो वोटर आया है उसमें ऐड करना 20 लीटर और। अब 20 लीटर वोटर और ऐड करना है बोला इसने, 20 लीटर वोटर और ऐड करूंगा। अब ये नया वोटर होगा और ये नया स्प्रिट होगा। फिर इसका और इसका जो रेशियो आएगा उस रेशियो में वापस निकाला जाएगा। बताओ हाँ यार? लेकिन सर ये वैल्यू अपने पास थोड़ी फ्रैक्शन बनाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हो और मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, रेशियो ले लो। मैं क्या कह रहा हूं कि रेशियो ले लो आप। सर मैं रेशियो कैसे लूं? तो रेशियो के लिए कुछ अलग नहीं, बस पहले आप सीधा जा रहे थे, अब उल्टा आ जाओ। कैसे? देखो, पहले 7:9 था तो टोटल 16, लेकिन 16 की जगह 60 लीटर। अब मिलाना कितना पानी है? सर 20 लीटर। क्या मिलाना है? ध्यान रखना, ये पानी मिलाना है। तो मैं इस 60 लीटर को बना रहा हूं रेशियो में। आपको सर अगर 60 लीटर की जगह 16 रेशियो बन रहा है
60 लीटर की जगह 16 रेशियो बन रहा है, तो 20 लीटर की जगह रेशियो क्या बनेगा? आप कहोगे सर 60 की वैल्यू अगर 16 कर रहा हूं तो 20 की वैल्यू चाहिए। 60 से 20 आ रहा हूं यानी 1/3 करना है, यानी 60 में 3 का भाग दिया 20 आया, तो 16 में 3 का भाग दे दो 16/3। यानी आप पानी मिलाना है ना आपको, तो सर अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आप 20 लीटर पानी मिला रहे थे, तो रेशियो में आप 16/3 मिला दो, काम हो जाएगा। पहले रेशियो में वोटर 9 था, अब इसमें मिला दो 16/3, और अगर ये वोटर रेशियो में मिला रहा हूं और ये वोटर रेशियो में था, अब सीधा ऐड कर दो 7, और इधर हुआ 9 प्लस 16/3। यहां से थोड़ी वैल्यू छोटी बन जाएगी, ये फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? क्या ये समझ में आया कि 60 लीटर को मैं 16 क्यों कह रहा हूं? यहां मैं रेशियो में ही कंसिडर कर रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि भाई ये 60 की जगह 16 ही था यहां पे, तो फिर 20 की जगह यहां 16/3 ऐड करना है, और अगर यहां 16 ही था ना, तो ये 7 और 9 होगा। मैं लिख भी देता हूं, सर ये 60 लीटर है, लेकिन रेशियो में सर 7 और 9 कितना आ रहा था? 16। अब मुझे पता करना है क्या कि सर इसमें मिलाना है 20 लीटर पानी। 20 लीटर पानी मिलाना है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 20 लीटर का रेशियो क्या बना? सर अगर 60 लीटर का रेशियो 16 है, 60 लीटर का रेशियो 16 है, तो 20 लीटर का रेशियो बन गया मेरे भाई 16/3। 20 लीटर का रेशियो बना 16/3। क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब ये जो आएगा ये रेशियो में आएगा, तो सर अब मिला दो, अब डायरेक्ट मिला दो, क्योंकि मैं इसको रेशियो को बिठा चुका हूं। अब आप बताना फाइनल जो बना, अब इसमें क्या वोटर मिलाने के बाद, इसमें वोटर मिलाना है, तो वोटर मिलाने के बाद रेशियो क्या बना? सर पहले स्प्लिट कितना था? 7। बोलो था कि नहीं? पहले स्प्लिट कितना था? 7। वोटर कितना था पहले? सर 9। अब मिलाया क्या? वोटर। कितना मिलाना है? 16/3। ये स्प्लिट था, वोटर था, सर वोटर इसमें 16/3 और मिलाना है, तो नया स्प्लिट कितना रहा? 7, और वोटर रहा 9 × 27 है 33 है 10 43/3। सर 3 को मैं इधर गुणा कर दूं तो 3 7 21 और 43। क्या इतनी बात सबको समझ में आई क्या? मैं वापस इस चीज को रिपीट कर दूं, मैंने कहा कि भाई पहले स्प्लिट तो 7 था, लेकिन वोटर पहले 9 था, अब मुझे वोटर 9 नहीं 16/3 और मिलाना है इस वोटर में, वोटर मिलाना है स्प्लिट नहीं, तो वोटर में 16/3 और मिला दिया। 16/3 कहां से लाया? क्योंकि 60 को मैंने 16 बनाया, तो 20 को 16/3 बना दिया। सर 9 × 27 और 16 27 से 33 10 43/3, और ये 7 था, 3 इधर गुणा होगा तो 3 7 21 रेशियो 43 हुआ। अब ये कब हुआ है? वोटर ऐड करने के बाद कंटेनर ए में। अब जैसे ही 21/43 में इसमें आया स्प्रिट और वोटर, अब भाई साहब वो क्या करता है, इसमें से वापस निकाल लेता है 32 लीटर। कितना? 32 लीटर। अब बताओ निकलेगा तो किस रेशियो में निकलेगा? सर इसी रेशियो में निकलेगा, 21/43 में, और बचेगा जो भी इसी रेशियो में बचेगा 21/43 में। मुझे तो बस निकालने वाला पता करना है। सर जो निकलेगा वो 21/43 में निकलेगा, और वो कितना निकला है? 32 लीटर। तो दोबारा से उसने निकाला है 32 लीटर, और 32 लीटर निकाल के कहां डाला है? कंटेनर बी में, और 32 लीटर जो आया है कंटेनर बी में, उसमें रेशियो है स्प्रिट और वोटर का मेरे भाई 21/43। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई क्या? अब ये क्वेश्चन बन गया, सर एक का मामला खत्म, एक को फ्री कर दो, अब आ जाओ पूरी तरीके से बी पर। अब बी में ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि कंटेनर बी में पहले 7/9 में 20 लीटर था, बाद में 21/43 के रेशियो में 32 था, इन दोनों को मिलाना है, मिलाकर के, और इन दोनों को मिलाकर जो स्पिरिट और वाटर का रेशियो बनेगा वो बता दो कितना होगा। ये क्वेश्चन आपने मिक्सर एलिगेशन में बेसिक वाली चीजों में पढ़ा होगा, उस बेसिक को यहां काम में लेना। तो आप मुझे बताओ, अगर सर मैं रेशियो बना दूं तो इसका 4 से काट देता हूं तो 4 पंजू 20, और 4 से काट देता हूं 4 8 32। क्या मैं ये कहूं कि स्पिरिट और वाटर का रेशियो भाई कितना था पहले? सर 7/9 था, बाद में कितना था? सर 21/43, और इनको मिलाकर के किस रेशियो मिलाना है? 5/8 में इनको मिलाना है। 5/8 में मिलाना है, कैसे मिलाते हैं आप बताओ? सर इसको पहले तो टोटल बराबर करो, टोटल बराबर करो तो बताना 9 और 7 कितना हुआ? सर 16। या बताओ 3 1 4 4 2 6 64 हुआ। पहले तो इनको बराबर कर दो, बराबर करने के लिए किससे गुणा करोगे? सर ये 16 है, ये 64, तो इसको 4 से गुणा, बराबर हो गया। अब जिस रेशियो में बनाना है उसी से कर दो गुणा।
यहां 5:8 बनाना है तो भाई साहब कर दो ऊपर 5 से गुणा और नीचे कर दो मेरे भाई 8 से। फिर मैंने आपको कहा कि आप बताना यहां 4-5 से गुणा किया और यहां 64-8 से। आप बताओ इसमें जो गुणा किया है ना, इनमें अगर कट रहा हो तो काट सकते हो, इनको नहीं, जो गुणा किया है सिर्फ है। 4 से काटा 2, तो सर यहां इससे काट सकते हो, 4 से मैंने काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कुल मिला के ऊपर वाली जो वैल्यू है वो तो 5 से गुणा होगी और नीचे वाली वैल्यू 2 से गुणा, रेशियो अपना 5-8 बन जाएगा। अब देख लो, चेक कर लो, 16 गुणा 5 किया 80, 64 गुणा 2 128। आप बताओ 16 से काटा, 16 पंजो 80, 16 अट्ठे 128, क्या 5:8 नहीं बन रहा है? क्या बिल्कुल बन रहा है, बस कर दो। ये ऊपर वाला 5 से गुणा है तो मेरे भाई ये भी 5 से गुणा होगा और ये भी सर 5 से। नीचे वाला ये 2 से गुणा तो ये भी 2 से गुणा और ये भी 2 से। अब बता दो मिल्क कितना होगा सर, स्प्रिट कितना होगा इसमें? 5 7 35 पहले में है, 21 दूनी 42 दूसरे वाले में, 35 और 42 40 30 70 और 7 77। सर ये तो स्प्रिट हुआ। यहाँ वोटर देखे तो पहले में वोटर 45 है, दूसरे में 86 है, तो 8 4 12 एक 13 131 ये वोटर। आपको रेशियो में 77 131 यानी उल्टा भी है, तो इसको जरूर चेक करना लास्ट में क्या पूछा, अगर दोनों दे रखे हैं तो उसका उल्टा भी दे रखा है तो रेशियो जरूर चेक करना। पहले पानी और फ्री स्पिरिट, तो पहले वोटर लेना है और फ्री स्पिरिट। तो वोटर कितना था बताना भाई, वोटर इसके अंदर हुआ 131 और स्पिरिट कितना हुआ भाई 77, तो रेशियो आ जाएगा 131 रेशियो 77 और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भी बात समझ में आई क्या सबको? क्लियर हुआ? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदर और मानव आगंतुकों की सिरों की संख्या और पैरों की संख्या गिनती की गई, यह पाया गया कि 54 सिर और 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या देखो, कुछ तो उसमें क्या है सर, उसमें कुछ तो मंकी है और कुछ ह्यूमन है, कुछ तो ह्यूमन है और कुछ मंकी है, कुछ तो उसमें ह्यूमन है यानी कि मनुष्य है और कुछ उसमें मंकी है। अच्छा एक बात बताना, जब सभी के सिर गिने गए तो पता चला कि टोटल 54 सिर है, 54 सिर मतलब हेड है ना। अब आप बताना, बंदर है मंकी है उसके एक ही सिर होता है और इंसान है उसके भी एक ही सिर होता है, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि सर 54 लोग या फिर 54 टोटल मिलाकर, मतलब मंकी प्लस जो ह्यूमन है, मनुष्य है, मानव है और बंदर है, इनको मिलाकर के और टोटल मेंबर वहां 54 होने चाहिए। लेकिन पैरों की संख्या में फर्क है, क्या कि सर ह्यूमन के कितने पैर होते हैं? 2, और मंकी के कितने पैर होते हैं सर? 4। अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो अगर ऐसा हो जाए कि इस बंदर के भी 2 ही पैर हो जाते, ध्यान देना 4 होते हैं लेकिन मैं इसको कह रहा हूं 2 ही पैर होते, यानी 2 + 2 कह रहा हूं, अलग से 2 लेके जा रहा हूं, तो इस 2 को मैं थोड़ी देर हटा देता हूं, इस 2 को हटा देता हूं। मैं कहता हूं अगर बंदर के भी 2 ही पैर हो जाते तो आप कहते सर ये जो मनुष्य है इसके भी 2 ही पैर है और बंदर के भी 2 ही पैर हैं, तो टोटल मिलाकर जितने भी वहां मौजूद हैं सबके 2-2 पैर हैं, और वहां टोटल जो मेंबर मौजूद है, जिसमें ध्यान रखना बंदर भी है और यहां पर मनुष्य भी है, तो टोटल मेंबर वहां 54 थे, क्योंकि 54 सिर है तो 54 मेंबर है। अब 54 मेंबर है, सबके ही अगर 2-2 पैर होते तो 54 गुणा 2, सर सभी के अगर 2-2 पैर हो जाते तो मेरे भाई 54 गुणा 2 टोटल 108 ही पैर होने चाहिए थे। ध्यान रखना यहां मैंने 2 नहीं लिया है, मैं कह रहा हूं कि बंदर के भी अगर 2 ही पैर होते तो बंदर के भी सर 2 ही पैर है, मनुष्य के भी 2 ही पैर है, तो आप कहोगे सर जितने लोग वहां हैं, जितने बंदर वहां हैं, सबके 2-2 पैर हैं, टोटल मेंबर वहां 54 है, 54 लोगों के, सब 54 लोग और मंकी मिलाकर के जितने भी लोग थे टोटल सब मिलाकर 54 है और सभी के 2-2 पैर हैं, तो टोटल पैर तो होने चाहिए थे, एक जने के 2 पैर है तो 54 के 108 पैर हो जाने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 108 कैसे हो जाएं, पैर तो 148 है, पैर तो 148 है सर, पैर 148 है, मेरे हिसाब से 108 आ रहे हैं, आपको सर अपने का हिसाब क्या करेगा? पैर तो 148 बोल रहा है क्वेश्चन में, मैंने कहा कितने ज्यादा है, 108 से 148 यानी 40 पैर ज्यादा जा रहे हैं। मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, फिर आपको याद आया कि सर इसकी वजह यह है कि बंदर के 4 पैर होते हैं लेकिन आपने मात्र 2 ही पैर कंसिडर किए थे, अभी आपने बंदर के भी 2 ही पैर कंसिडर किए, मानव के भी 2 ही कंसिडर किए, तब आपके हिसाब से 108 पैर आए थे, लेकिन 148 है यानी 40 पैर एक्स्ट्रा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंदर के 2 नहीं 4 पैर एक्स्ट्रा, 4 पैर होते हैं, यानी अपन ने कंसिडर कितना किया 2 लेकिन होते हैं 4, तो सर यहां 2 को तो मैं कंसिडर कर लिया, यहां 40 पैर एक्स्ट्रा जा रहे। इसकी वजह यह है कि बंदर के मानव से 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। अगर एक बंदर के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तो 40
पैर एक्स्ट्रा करने के लिए कितने बंदर होने चाहिए? एक पैर, सॉरी, 2 पैर एक्स्ट्रा करने के लिए एक बंदर, तो 40 पैर एक्स्ट्रा करने के लिए कितने बंदर होने चाहिए? सर 20 बंदर होने चाहिए, यानी 20 बंदर होंगे तब जाकर के 40 पैर एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि एक बंदर के 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है बंदरों की संख्या, तो कितनी आ जाएगी भाई? 20 आ जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट आओ। 25, 46 और y का एवरेज 11 है, y का मान बेसिक सा है, y का मान पूछ रहा है तो आप एवरेज से कर लो, जोड़ के घटा लो, बात तो हो जाएगी ना। यहां बताना इस 25 का, इस 46 का और y, इन तीनों का एवरेज अगर 11 है तो इनका योग कितना होगा? 33 हो जाएगा। क्या बोलो हाँ या ना? योग 33 हो जाएगा। तो y बराबर 33 माइनस 4 2 6 1 7 6 5 11, 33 11 3 8 माइनस का लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है, 38 आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है। डेविएशन भी लगा सकते थे आप, ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिक सा था। नेक्स्ट हो, ए बी और सी के एवरेज आयु 20 वर्ष है, अभी है प्रेजेंट में। ये तो 2 साल पहले, ध्यान देना, 2 साल पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 ज्यादा, तो सी की वर्तमान चाहिए। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए बी और सी जो है, इनके 2 साल पहले, इनका 2 साल पहले, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले इनका एवरेज क्या था? आपको सर अभी अगर 20 है, अगर अभी एवरेज इन तीनों का 20 वर्ष है, तो 2 साल पहले जो एवरेज था, क्या वो 18 वर्ष था? क्या बोलो हाँ या ना? 2 साल पहले 18 वर्ष था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान देना, मैं सारी बात अब 2 साल पहले कर रहा हूं, 2 साल पहले की कर रहा हूं सारी बातें। आप मुझे बताना, 2 साल पहले इनका अगर एवरेज 18 था तो इनका योग कितना था? सर तीनों का अगर एवरेज 18 है तो योग था 3 गुणा 18 यानी 54। और 2 साल पहले ही, 2 साल पहले ही ए और बी की जो आयु का योग था, ए और बी का जो योग था वो किससे ज्यादा था? सी से। कितना ज्यादा मेरे भाई? 6 ज्यादा था। ये भी कब था? 2 साल पहले। ये भी 2 साल पहले था, ये भी 2 साल पहले, तो मैंने सबको 2 साल पहले से कंसिडर कर रहा। तो a प्लस बी बराबर सी प्लस 6 यहां रख दूं। अगर a प्लस बी की जगह मैं रख देता हूं सी प्लस 6, अगर a प्लस जी की जगह सी प्लस 6 रखता हूं और फिर प्लस में c है और बराबर 54 है, तो यहां से बताओ c, 2c बराबर 54 माइनस 48 24, यानी c की वैल्यू 24 आ जाएगी। क्या यहां पर 54 को उधर भेज दिया तो सर 54, सॉरी इधर है ही, तो 2c प्लस 6 था, तो प्लस 6 को मैं इधर भेज देता हूं। 54 में 6 घटाया कितना आया सर? 48 वर्ष है। ये जो 48 आया है, ये 2c की वैल्यू 48 आया है। तो फिर आप बताओ 1c की वैल्यू कितनी? 24। लेकिन ये जो 24 वर्ष आयु आई है, ये कब की है? ये 2 साल पहले की है। मुझे सी की प्रेजेंट चाहिए। अगर सी 2 साल पहले, सी है 2 साल पहले, अगर 24 वर्ष का था, तो भाई आज कितने का हो जाएगा? सर 26 साल का हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, बेसिक सा था। नेक्स्ट आओ। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का एवरेज 78 है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से, ध्यान देना, 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी 14 व्यक्तियों के एवरेज से इतना ज्यादा है। तो 14वें व्यक्ति का वजन, सर मुझे ये पता है 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो जितना एवरेज था ना सबका, 14 व्यक्तियों का सबका एवरेज था, उससे ज्यादा है 39। तो पहले मुझे ये एवरेज चाहिए इन सबका, उसमें 39 जोड़ दूंगा। आप एक बात बताओ, क्या हुआ था? कैसे हुआ था? आपको सर कुछ ऐसा हुआ था, गौर करना मेरी बात यहां से, कुछ ऐसा हुआ कि 13 व्यक्ति थे, उनका एवरेज 78 था। 13 व्यक्ति थे, यानी 13 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज, 13 व्यक्ति है, इनका सर एवरेज 78 था। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? आपको सर ऐसा इसलिए हुआ होगा कि 14वें व्यक्ति या तो ज्यादा ले गए होगा, कम ले गया होगा, कुछ कम ज्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से इनके 78 78 डिवाइड हुए। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, जो 14वां व्यक्ति है उसका वजन कितना था? आपको सर 14वां व्यक्ति जो है उसका वजन है वो 14 व्यक्तियों का एवरेज, जो 14 व्यक्तियों का एवरेज है उससे भी ज्यादा है, 39 किलोग्राम। सपोज करो एक बार 14 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज था पहले, ये 14 व्यक्ति हैं भाई, ये कितने लोग हैं सर? 14 लोग हैं। इन 14 लोग में से ये लास्ट वाला है ना, ये 14th वाला है, बाकी ये 13 लोग हैं। इन सबका एवरेज पहले कुछ ना कुछ था, मान लेता हूं पहले एवरेज एक्स एक्स, यानी सारे एक्स 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 लिख के बैठे थे।
लेकिन भाई साहब 14वां तो खिलाड़ी था ना, ये 14वां तो खिलाड़ी था, तो ये क्या करता है, ये सबका जो एवरेज एक्स था ना, ये जो एवरेज एक्स था इससे ज्यादा ले गया, कितना 39 ज्यादा ले गया, यानी ये एक्स से एवरेज जो था सबका, भाई सभी एक्स 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 रख रहे, तो 14 व्यक्ति भी एक्स रखेगा, एवरेज भी एक्स होगा, तो ये 14वां व्यक्ति है वो एक्चुअल में एक्स प्लस 39 है, तो कितना ज्यादा ले गया सर, ये 39 ज्यादा ले गया। तो मैंने कहा कि ये 39 कहां से निकाला, बोले सर इन 13 लोगों के हिस्से जो थे ना उनमें से खींच के निकाला है, 13 लोग जो थे इनके हिस्से में से 39 इधर से निकला, इन 13 लोगों के हिस्से थे उसमें से 39 निकल के 14वां व्यक्ति ले गया। तो मैंने कहा फिर तो इसका एवरेज कम हुआ होगा, बोले हाँ सर हुआ होगा। फिर आपने कहा कि कम हुआ है क्योंकि 39 निकल गए ना टोटल, टोटल 39 निकला है, तो फिर एक व्यक्ति पर कितना हिस्सा निकला, सर ये तो 13 लोग थे, 13 लोगों के हिस्से में 39 निकाला, तो एक के हिस्से में से कितना खींच लिया, सर एक के हिस्से में से 3 खींच लिया, 3 निकाल लिया, 3 कम हो गया। और जब फिर 3 कम हुआ तो पता चला कि ये 13 लोग थे, भाई साहब इनका एवरेज तो 78 ही बच गया, अब 78 ही बच गया। तो ये 3 लेने के बाद 78 बच गया, तो पहले कितना था सर, 78 3 81, यानी एक्चुअल में शुरू में ये 81 81 81 ऐसे लेके बैठे थे। फिर 3 3 निकाला तो 13 लोगों के हिस्से में से प्रत्येक में से 3 निकाला, तो 13 लोगों में से 39 निकाल के ये ले गया, और इनका 3 3 कम हो गया तो 78 बच गया। तो क्या मैं कहूं कि शुरुआत में एवरेज कितना था इनका सबका, 81 81 था सर, और ये 81 से 39 ज्यादा है, तो 8 3 11 1 12 120 किलोग्राम इसका वजन था। यही आपसे पूछ रहा था, यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपको। आप मुझे बताना, यहां पर मैं कह रहा हूं 14 व्यक्तियों का एवरेज, सभी का टोटल 14 व्यक्तियों का एवरेज क्या होगा। सर आप कहोगे कि 78 कम हुआ था, 78 कम हुआ था, और मुझे पता है कि पहले, सॉरी 78 तो इन 13 लोगों का है, 78 तो इन 13 लोगों का, लेकिन कम होके हुआ था, तो एक्चुअल में इनका एवरेज ज्यादा था। सर टोटल कितना ज्यादा था इनका, 39 था, जिसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा, तो कुल मिलाकर 13 हिस्सों में, क्योंकि 13 लोग हैं, तो 78 प्लस 3 यानी 81, यानी 81 इनका एवरेज था शुरुआत में, इनका एवरेज 81 था। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई क्या? अगर नहीं हुई है तो मैं थोड़ा सा और वापस इसको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 81 आ चुका है, मैं 81 वैल्यू से समझा रहा हूं। ये 13 लोग है भाई साहब, कितने हैं 13, और ये अपना 14वां व्यक्ति बैठा है। इन सब का एवरेज पहले कितना था, 81, ये भी 81 लेके बैठा है, ये भी 81, ये भी 81, ये भी 81, ये भी 81, सारे 81 81 लेके बैठे हैं। अब ये 14 व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरा वजन 81 नहीं है, जा रहा है मतलब, और जा रहा है तब इसका वजन नापा गया 120 आया, 120 में उसी के आधार पर ले रहा हूं। तो सर कितना एक्स्ट्रा आया, 39। सर ये 39 एक्स्ट्रा आया, ये कहां से लेके आया? तो मैंने कहा इसके हिस्से में तो कैसे आ रहा था, लेकिन 39 लेके जा रहा है, बाहर निकाल रहा हूं मैं इसको। तो आप कहोगे सर बाहर निकालोगे तो 39 किलोग्राम इसका वेट अलग साथ जाएगा इसके, तो 39 कहां से निकला, ये इनके हिस्से से तो निकल के आया। सर टोटल 39 निकला है, 13 लोग हैं, अगर टोटल 39 13 लोगों पे निकला है, तो एक व्यक्ति पर कितना कम हुआ है, 3, और अगर एक व्यक्ति पे 3 कम करूंगा तो 81 से 3 78, ये भी 78, ये भी 78, ये भी 78, और ये भी 78, और ये भी 78, और ये भी 78। सर ये सारे के सारे 78, यानी इन 13 लोगों का एवरेज अब बच गया 78। यही तो बोला था अपने को, यही तो बोला था। अब यहां तो मैं शुरुआत से जा रहा हूं, वापस आपने आया, तो सर यहां एक्चुअल में अगर बाद में एवरेज 78 है इन 13 लोगों का, तो शुरुआत में 14 लोगों का एवरेज था 3 ज्यादा। 3 ज्यादा कौन सा, ये वाला ज्यादा, कि 39 ज्यादा था, जो 13 पर डिवाइड होगा तो 3 ज्यादा हुआ, तो 78 3 81। बताओ भाई इतनी बात सबको क्लियर हुई क्या? पूछ क्या रहा है, 14वें व्यक्ति का वजन। सर ये अभी तो 14 का एवरेज आया है ये टोटल, तो मुझे तो 14वें व्यक्ति का वजन चाहिए, और मुझे पता है 14वें व्यक्ति का वजन होगा, इससे 14 का जो एवरेज 81 आया इससे ज्यादा था। कितना ज्यादा सर, 39 ज्यादा था। तो 39 ज्यादा था तो कितना हुआ मेरे भाई, 120 किलोग्राम, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बोलो भाई बात समझ में आई क्या सबको? आगे चलो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B can complete a job together in 12.5 days. B and C can complete the same job together in 18.75 days, while C and A can complete the same job together in 15 days. In how many days will A, B and C together be able to complete the same job alongside D? ध्यान देना, A, B, C कितने दिनों में करेंगे, किसके साथ करना है, D, who is only 40% as efficient as C, जो C का 40% efficient है। हिंदी वाले पढ़ लो।
सबसे पहले सर ए और बी है, इन्होंने काम किया 12.5, 12.5 का मतलब 25/2 दिन में। फिर बी और सी ने काम कितने में किया सर, बी और सी करते हैं 18.75, 18.75 यानी 18 से ही 3/4 होता है, यानी 18 से ही 3/4 का मतलब हुआ 75/4। फिर उसके बाद ए और सी ने काम किया, ए और सी ने कितने दिन में किया, सी और ए ने 15 दिन में। सबसे पहले आप मुझे बताना टोटल वर्क सर 75 हुआ, टोटल वर्क 75 हुआ, तो अब आप बताइए एफिशिएंसी सर 25 थी 75, 3 दूनी 6, 75 से 4, 15 5 75। मुझे चाहिए डी की एफिशिएंसी, उसके लिए पहले सी की जरूरी है। आप ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बता पाओगे? बोले सर बिल्कुल। अगर दो दो के पेयर में है तो तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 6 4 10 और 5 15, 15 में 2 का भाग दिया तो मेरे भाई 7.5 आ गया। क्यों? क्योंकि देखो सबको ऐड किया तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, इधर ऐड किया 15, तो 2 कॉमन लेकर के इधर भाग में भेज दिया, तो डायरेक्ट अपन कह देते हैं क्योंकि अपन बेसिक चीज आती है, तो नॉर्मल सी चीज होती है। अब मुझे चाहिए सी की एफिशिएंसी, क्योंकि डी चाहिए, डी है वो सी का 40% है, तो सी की चाहिए। अब बताना ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है सर 7.5, जिसमें ए बी की कितनी है, तो मेरे भाई ए बी की 6, तो फिर सी की कितनी बच गई सर? अगर ए बी की 6 है तो सी की बच गई 1.5, क्योंकि सी की एफिशिएंसी अगर 1.5 होगी, अगर सी की 1.5 होगी, ए बी की 6 है, तभी तो 7.5 होगी टोटल। अब जो डी की एफिशिएंसी है वो सी का, सी की कितनी है 1.5, और इसका कितना परसेंट है मेरे भाई 40% है, इसका है मेरे भाई कितना परसेंट 40%। डी जो है सी का 40% है और सी 1.5 है, तो इसका 40% कर दिया, ये डी की एफिशिएंसी आई। तो डी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 15 चौके 60 यानी 0.6। अब पूरा काम किससे करवाना है सर? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से करवाना है। कितना काम करवाना है? टोटल 75 काम करवाने हैं। अच्छा, सबकी मिला के एफिशिएंसी बोलो सर। ए बी सी की मिला के 7.5 है और डी की कितनी आई थी 0.6। ए बी सी की एफिशिएंसी 7.5 है, डी की 0.6 है, तो चारों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आई है 8.1। आप मुझे बताइए, पॉइंट हटा दूं ऊपर 0 चिपका दूंगा, तो यहां पर सोल्व करता हूं। 3 से काटा 25 दिए 75 और 3 से काटा 27 दिए 81। सर यहाँ 27 बटे में आएगा, तो 2 ऑप्शन ये खत्म कर दो। 27 9 243, 7 बचेगा, तो 9 सही 7/27, 9 सही 7/27 अपना उत्तर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, ये तो बेसिक सा था। नेक्स्ट आओ। विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 की स्पीड से और शेष दूरी 40 की स्पीड से तय करता है, टोटल टाइम 12 घंटे, तो कुल दूरी। अच्छा, टोटल देखो, उसने बोला 1/3, 1/3 यानी 1/3, बच गई 2/3। तो सर टोटल दूरी मैं मान लेता हूं, इसने बोला 1/3 यानी 1/3, टोटल दूरी में 3 का मल्टीपल मान लेता हूं, 3x 3d कुछ भी मान लो। टोटल जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली 3d मान ली, सपोज करो 3d, या फिर 3 का मल्टीपल 30 60 इस तरीके से ले सकते हो आप, है ना। 3 का मल्टीपल मैंने 3d मान ली टोटल दूरी। आप मुझे बताइए, इस 3d अगर टोटल दूरी मैंने मानी है, तो इसका 1/3 कितना होता है 1/3, 1/3 का मतलब d, 1/3 का मतलब d। तो अगर तीन में से एक डिस्टेंस, अगर टोटल दूरी है 3d, टोटल दूरी 3 है, तो उसमें से एक दूरी कितने की स्पीड जाता है 23 की स्पीड से। एक दूरी यानी d है वो जाता है 23 की स्पीड से। अच्छा, टोटल दूरी 3d है, जिसमें d चला गया, बच कितना गया सर 2d बच गया। और ये 2d जो दूरी है ये कितने की स्पीड से जा रहा है? वो जा रहा है 40 की स्पीड से। तो सर यहां टाइम कितना लगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बटा स्पीड, यहां भी डिस्टेंस बटा स्पीड। d दूरी जाने में 30 की स्पीड से ये टाइम लगा, 2d जाने में 40 की स्पीड से ये टाइम लगा, और टोटल जो दोनों का मिलाकर टाइम है, दोनों का जो टोटल टाइम है वो कितना दे रखा है भाई? मुझे 12 घंटे। बताओ हाँ यार, क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? क्या क्या किया मैंने कहा भाई एक बात बताना, टोटल दूरी 3d थी, उसका 1/3 का मतलब d दूरी, फिर बच गई कितनी 2d। ये जो d दूरी है वो गया 30 की स्पीड से, ये गया 40 की स्पीड से। भाग क्यों किया? क्योंकि टाइम चाहिए। टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि टोटल टाइम दिया। तो ये टाइम यहां लगा, ये टाइम यहां लगा, और ये दोनों का टोटल टाइम है वो 12 है। बस इतना ही तो था। अब कैलकुलेट कर दो भाई। कैलकुलेट करने के लिए सर 2 से मैंने काट दिया 20 बार। आप मुझे बताओ, डी तो चाहिए मुझे पहले। सर यहां पर 20 से कम 20 प्लस 30 50, 50/600, 50/600 है, तो ये 600 इधर चला जाएगा और ये 50 बट्टे में आ जाएगा। तो 50 से सर 0 0, 5 से 12, 12 12 144। ये 144 तो डी की वैल्यू आई है, मुझे चाहिए टोटल, और टोटल दूरी मैंने मानी है 3d, और डी की वैल्यू
144 है भाई, इसको डी कॉमन लेके कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेशन समझ गए ना, डी कॉमन ले तो 1/30 प्लस 1/20 बना, 20 एकम 20 प्लस 30 50, 50/600 हुआ तो इधर 600/50 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 14 3 42 और 43 और 3 चौक 12 यानी 432 किलोमीटर टोटल दूरी होगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये बेसिक था। नेक्स्ट आओ, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग बीसीडीई के ऊपर स्थित है। ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज है एबीसी जो वर्ग के ऊपर स्थित है। सर एक वर्ग है, ये लो, ये भाई क्या है, एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर ये बीसीडी, ध्यान देना इसमें दोनों में कॉमन है बीसी भुजा, तो बीसी भुजा के ऊपर अपने को बनाना है एक त्रिभुज। तो बताओ बीसी भुजा, यहां से मैं शुरू करता हूं, बी सी डी और ई, क्या यही होगा, बोलो हाँ या ना, बी सी डी ई। अब इस बी सी भुजा ये रही, अब इसके ऊपर मुझे एक ऊपर यहां बना दूं, ये लो ऊपर ये बना दिया एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का नाम है एबीसी। तो यहां पर ये बी रहा, ये सी रहा, तो ये कौन सा बिंदु आ गया सर, ए आ गया। ये कौन सा आ गया, ए आ गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब ये कह रहा है ई ए बी और ए बी। अब ध्यान देना, ये पहले नीचे तो ये वर्ग है, नीचे वाला तो वर्ग है, ऊपर ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है मेरे भाई, 60 डिग्री। ये भी 60 और ये भी 60, और वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। हालांकि क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, पहले भी इस तरह के कई बार आया हुआ है। अब आप मुझे बताना ई ए बी कौन सा है सर, ई ए, इसको अगर मिला दूं, अगर इसको मैं इससे मिला देता हूं, ये लो भाई, इसको मैंने इससे क्या कर दिया, मिला दिया है ना, ई ए बी, इसको इससे क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया। अगर आप बताना इसको मिला देता हूं तो क्या बना, ये ए ई बी था, इसको इससे क्या कर दिया, मिला दिया। और अगर मिला दिया तो यहां से मुझे चाहिए ए ई बी, ई ए बी का मतलब एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ए ई बी ये वाला एंगल। अब थोड़ा सा गौर से समझने का है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, इसको मैं पूरा मिला देता हूं, ये लो। आप मुझे एक बात बताना, क्या क्या ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला देखो, यहां पर ये कॉर्नर आ गया, यहां से इधर चला गया। अगर मैं कह दूं कि यहां पर ये भुजा है, इसकी भुजा वर्ग की ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भुजा भी ए होगी। अब इसके ऊपर वर्ग बना रहा हूं, तो आप बताना, ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, समबाहु की तीनों भुजा बराबर। अब ये भुजा अपने ए माननी है, तो ये भुजा भी ए और ये भुजा भी ए, बोलो होंगे कि नहीं? तो यहां देखो ये भुजा ए है, ये भुजा ए, तो सर क्या ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर होंगी, बोलो हाँ या ना? ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर होंगी, बिल्कुल सर। अब मैं कहता हूं किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो इनके सामने वाले जो कोण है ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर आप बताना, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो त्रिभुज है यहां से यहां तक का, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर आप मुझे बता दो, इस त्रिभुज के अंदर, इस वाले त्रिभुज के अंदर क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं? तो सर इस भुजा के सामने ये कोण, ये वाला, और इस भुजा के सामने ये ऊपर छोटा सा कोण, क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे? क्या जितना कोण ये होगा, क्या उतना ही कोण जितना ये है उतना ही कोण ये होगा क्या? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, इसके सामने ये और इसके सामने ये बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 60 है, नीचे 90 है, तो सर 90 और 60 ये टोटल कोण कितना आया, 90 और 60 150। ये कुछ ऐसा बन गया कि सर ये 90 और 60 मिला के 150 हुआ, और इसके साथ वाली दोनों भुजा बराबर है, तो ये सामने वाले कोण भी बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में 150 हटा दो, 180 में 150 हटा दो, बच गया 30 डिग्री, और 30 में से सर ये दोनों बराबर बराबर होंगे तो कितने कितने होंगे सर, ये भी 15 होगा और ये भी 15। बताओ इतनी बात सबको क्लियर? अब चाहिए क्या मुझे सर, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। ई ए बी कितना आया है सर, ई ए बी दोनों 15 15 है, तो ये 15 हुआ, प्लस 3 गुणा ए बी भी 15 आया है, तो ये 15 3 45, और 45 में 15 जोड़ दिया तो आंसर कितना जाएगा, तो मेरे भाई 60 डिग्री। यही आपसे पूछा था, क्लियर? नेक्स्ट आओ, किसी वृत्त की एक जीवा है 20.5 है, तो त्रिज्या बताओ। आप जानते हैं जो डायमीटर होता है, यानी जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो कोई भी जीवा होगी जो कोण है उसके बराबर होता है या फिर उससे तो बड़ा ही होता है। आप जानते हैं बराबर कब होगा, जब जीवा खुद व्यास हो। अगर ये व्यास है, ये डायमीटर है, ये क्या है सर, व्यास है। अब ये व्यास है तो जीवा भी तो है ना, ये कोण भी है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगर ये जीवा है तो ये व्यास भी है, तो ये व्यास और जीवा बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल। अब दूसरी जीवा मैं यहां बनाता हूं, तो जितनी भी जीवा बनाओगे तो ये व्यास
से तो छोटी ही होंगी। ये जीवा है व्यास से छोटी, क्योंकि व्यास है वो जीवा से बड़ा होता है। व्यास होता है वो जीवा से बड़ा होगा, और व्यास अगर या फिर बराबर होगा तो मैंने कहा या तो बड़ा या बराबर। अब बताओ व्यास क्या होता है सर, रेडियस का डबल। और ये जीवा क्या है, जीवा की लंबाई 20.5 है। मुझे तो त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है, तो त्रिज्या का बता दो कितना होगा सर, 2 का भाग दिया तो 10.25 है। यानी जो रेडियस है वो 10.25 से तो बड़ी होगी या बराबर होगी, यही आपसे पूछा था। क्लियर। नेक्स्ट आओ। किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो जाहिर सी बात है टावर ऊपर है बिल्डिंग नीचे है, बिल्डिंग नीचे है, जब टावर के शीर्ष से नीचे देखेंगे तब बिल्डिंग दिखेगी। तो यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी है तो टावर की ऊंचाई। ये सर टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है, ये तो मैंने बनाया टावर और ये बना दिया मैंने बिल्डिंग। अब ये कह रहा है कि टावर का शीर्ष ये है और बिल्डिंग का शीर्ष ये है। अब इसको यहां टावर के शीर्ष से इस बिल्डिंग के शीर्ष को देख रहा हूं, तो यहां से एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बनता है, ये वाला। लेकिन आप जानते हैं अगर इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दूं पैरेलल, तो सर ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये बनता है, यहां ऐसा था कि सर यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है अवनमन कोण जो था 60 डिग्री। तो ये एकांतर कोण बनते हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाता है। तो डायरेक्ट अपन इसी को लिख देते हैं, ये लो भाई 60 डिग्री। ठीक है, आप बताना। फिर ये कह रहा है ये क्या था, टावर, टावर का ये बिंदु है नीचे जमीन पर, यहां ये बिंदु है। तो इन दोनों के बीच की दूरी पता है सर कितनी है, 50√3। आप मुझे बतानी बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ये सर बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग की ऊंचाई है 10 मीटर। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रिगो में कि सर अगर ये ट्राइंगल में देखो, इसको इस ट्राइंगल में बताना ये कोण 90 डिग्री है, तो इसमें 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है। आप सब जानते हैं अगर ये 60 डिग्री तो 60 के सामने √3, ये 1 और ये 2। 60 के सामने सर ये भुजा √3 है, तो ये भुजा सर 1 होगी। और अगर रेशियो में अगर यहां से यहां तक की दूरी 1 है तो सर ये भी 1 होगी। और मुझे पता है ये 1 जो है ये किसके बीच की दूरी बन रही है सर, ये जो 1 बन रहा है ये किसके बीच की दूरी है, ये बिल्डिंग और टावर के बीच की दूरी है। ये बिल्डिंग और टावर के बीच की दूरी है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्डिंग और टावर के बीच की दूरी 1 नहीं है, तो कितनी है, 50√3। अगर इस 1 की जगह 50√3 हुआ तो फिर √3 की जगह क्या होगा, अगर 1 की वैल्यू 50√3 है तो √3 की वैल्यू होगी सर 150 मीटर। ये 150 कहां से कहां तक है सर, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी, ये 150 हुई। आप मुझे बताना ये कितनी, 10। अगर यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी सर, ये भी 10 मीटर होगी। बोलो हाँ या ना। ये यहां से यहां तक की दूरी। मुझे टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर कितना ऊंचा होगा सर, ये दूरी कितनी है मेरे भाई, 150 है। नीचे कितनी थी, 10, तो टावर की ऊंचाई बोलो कितनी हुई, 160 मीटर हो जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बोलो भाई बात समझ में आई क्या सबको, क्लियर। नेक्स्ट आओ। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों और समान ऊंचाई वाले 2 पोल लगे। ध्यान देना ऊंचाई समान है, दोनों पोल की हाइट सेम है। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से उन्नयन कोण x और y इस प्रकार है कि tan x और tan y दिया प्रत्येक खंभे की ऊंचाई। एक पोल सर ये रहा और दूसरा पोल ये रहा। ध्यान देना की बात बस इतनी है कि दोनों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। यहां एक बिंदु है, कहीं भी सड़क है, ये सड़क थी, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, सड़क है। सड़क पर एक पोल ये इधर, एक इधर है। यहां ये बिंदु M है, इस बिंदु से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मान लेता हूं x डिग्री है, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसका है y डिग्री। अब यहां बोला tan x बराबर तो दिया है मुझे 2/5 और tan y है वो दिया है 3/5। एक बात बताओ आप तो सर, क्या क्या जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये है, और जब एंगल कोई भी लेते हैं तो ये एंगल y है तो इसके सामने लंब होता है और ये आधार होता है। बोलो होता है कि नहीं। आधार तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये लंब है ना, ये जितना इस त्रिभुज में y के सामने ये कोण है, यानी जितना परपेंडिकुलर ये है, लंब ये है, उतना ही ये होना चाहिए। तो सर इन दोनों केस में जो लंब है, जो परपेंडिकुलर है, वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर किसको शो कर रहा है, दोनों में ये कर रहा है पोल की ऊंचाई को। तो पोल की ऊंचाई सेम होनी चाहिए। यहां बताओ tan x में लंब बटा आधार करते हैं, यहां भी लंब बटा आधार। यहां लंब 3 है, यहां 2 है, क्या पॉसिबल है सर, नहीं, दोनों सेम होने चाहिए। तो ये 2 है तो मैं इसको 3 से गुणा, और ये 3 है तो इसको 2 से। अब अगर इसको 2 से तो भाई नीचे वाला भी 2 से होगा, और ये 3 से तो मेरे भाई ये भी 3 से।
अब बताओ tan x कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 15, यहां कितना हुआ 6 और 10 है। अब बताओ tan, इसको गौर करना, tan x कौन सा त्रिभुज है, तो मेरे भाई ये वाला है। इसमें बताना सर इस त्रिभुज के अंदर बताना आप तो मुझे क्या, सर tan x बराबर क्या है, लंब बटा आधार, लंब 6 है तो आधार 5, लंब 6 है तो मेरे भाई ये लो आधार 5 हुआ। क्या आधार यहां से यहां तक था। सर दूसरा y वाले में आ जाओ, y वाला ये ट्राइंगल है, सर इसमें बताना लंब कितना है। सर tan y वाले में देखो लंब अगर 6 है तो आधार 10 हुआ, ये 6 है तो आधार 10 हुआ। क्या दोनों का लंब बराबर है 6 और 6, क्यों, क्योंकि पोल दोनों बराबर है, तो ये बराबर चाहिए था ये दोनों की दूरी, ये जितनी है उतनी ये होनी चाहिए। पहले केस में यहां 2 था यहां 3 था, बराबर नहीं था तो मैंने उसको बराबर कर दिया, बस इतना से इसमें था, बाकी और कुछ भी नहीं है। बताओ भाई समझ में आई क्या बात है। मैं लिख भी देता हूं, tan x बराबर 2/3 था और दूसरा tan y बराबर 2/5, ये 2/5 था और tan y था ये 3/5। मैंने ऊपर नीचे गुणा किया और यहां बस ऊपर वाले को 6 बनाने की कोशिश की, तो ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 6, तो ये 2 से और ये 3 से, तो भाई ये भी 3 से। अब बताओ सड़क ये 15 मीटर यहां से यहां तक है, ये 10 मीटर, तो पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी हुई। सर पूरी सड़क की चौड़ाई 15 और 10 25, अगर पूरी सड़क की चौड़ाई 25 मीटर होती तो सर पोल की ऊंचाई 6 हो जाती। अगर सड़क की चौड़ाई 25 होती तो पोल की ऊंचाई 6 हो जाती, लेकिन सड़क की जो चौड़ाई है वो 25 नहीं 150 मीटर है। अगर 25 की वैल्यू 150, एक की वैल्यू 6, तो पोल की ऊंचाई होगी प्रत्येक पोल 36 मीटर का, यानी पहला ये भी 36 का और ये भी 36 का, तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 36। क्लियर। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट कह रहा है एक संवृत घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो ये है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, घनाभ का आयतन। देखो आयतन के लिए आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी क्या, सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट मैं मान लेता हूं के है। आप बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सर टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, घनाभ का 2 गुणा LB प्लस BH। आप चाहो तो मल्टीपल भी दे सकते थे ना, यहाँ पर 6 3 9 9 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 मतलब 18 का भी डबल हो रहा है ना, 18 दूनी 36 यानी 1800 है ये। तो आप चाहो तो ये कर सकते हैं 36 18, यानी 9 का मल्टीपल देख सकते हो, और 9 का मल्टीपल देखेंगे तो इसमें देखो 6 4 10 5 5, यानी इसमें 3 ऑप्शन में 9 का भाग नहीं जाएगा ना, एक ही ऑप्शन में जाएगा। भाई पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बताना। सर ये होता है LB कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई, 6 गुणा 3 किया, 6 गुणा 3 कितना हुआ 18, 6 गुणा 3 18 के स्क्वायर, प्लस ऊंचाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई किया तो 3 गुणा 2 3 गुणा 2 6 के स्क्वायर, प्लस प्लस में कितना हुआ लंबाई गुणा ऊंचाई 6 दूनी 12 के स्क्वायर, और ये टोटल मिलाकर के जो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया है ये दिया है भाई कितना 1800। बताओ हाँ यार, ये दिया है सर कितना 1800, बताओ दिया है क्या, बोलो हाँ सर। अब आप बताओ इसको कैलकुलेट कर दो, के कोफिशिएंट आ गया 12 6 18 दूनी 36, सर ये आ गया 2 गुणा 18, 6 और 12 जोड़ा तो 36 के स्क्वायर हुआ, और बराबर में है भाई कितना 1800, बराबर में है सर 1800। यहाँ पर बताना, यहाँ पर 36 दूनी 72, या फिर 18 से काट देता हूँ, 18 दूनी 36 है, 2 से काटा 25 है, तो कुल मिलाकर के ये कट गया 18 से सर 2, फिर ये 18 से 2, तो 2 गुणा 2 4 हुआ, 4 का भाग यहाँ 100 में दिया 25, के स्क्वायर बराबर 25 है, तो के बराबर 5 आया। के बराबर 5 है तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को गुणा करो, 6 18 दूनी 36, 36 के की घात 3, क्या यही आएगा गुणा करूंगा तो, और के की वैल्यू मेरे पास पता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजू 25 और 9 चौके 36, तो 9 पंजू 45, तो आंसर कितना आ जाएगा 45। कैसे देखो 36 को मैंने लिखा 4 गुणा 9, 5 गुणा 5 25 हुआ गुणा 5, आप बताना 9 पंजू कितना हुआ 45, और 25 चौके 100, 2 जीरो चिपका दो तो आंसर वही कितना जाएगा 4500। बेसिक सा था वैसे भी। तो नेक्स्ट आ जाओ भी, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 है, इसको पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के, यानी कोई इसमें अपव्यय नहीं किया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है बनाए जाते हैं। इसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, आप मुझे बताना। सर किससे बनाया गया, एक बड़ा घन था, इस बड़े घन की लंबाई कितनी भुजा 48, इसको पिघलाया गया, छोटे घन बनाए गए, कितने बनाए गए हैं सर पता नहीं, लेकिन बस ये पता है जितने बनाए गए इसमें प्रत्येक का आयतन, ध्यान देना यहाँ भुजा नहीं आयतन है,
वॉल्यूम है। तो आप कहो सर अगर इससे बड़े बड़े वाले से अगर ये बनाए जा रहे हैं तो जितना आयतन बड़े वाले का होगा उतना ही छोटे वाले का होगा, बिल्कुल होगा सर। तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा सर, बड़े वाले का आयतन होगा भुजा की पावर 3, भुजा 48 है तो 48 गुणा 48 गुणा 48, बोलो हाँ या ना, बोले सर हाँ। फिर बराबर किसके, इन सभी छोटे वाले जो घन है इनके आयतन के बराबर। और छोटे वाले घन का जो आयतन है वो कितना है सर, एक घन का आयतन है 64। अगर एक घन का आयतन 64 है तो यहां पर मान लेता हूं n घन है, तो n घनों का आयतन कितना होगा 64 गुणा n, बस कर दो 16। 16 किया तो 4 चौके 16 चौके 64 होता है। तो 4 से काट रहा हूं मैं, 4 से काटा 12, फिर 16, फिर 4 से काटा 12, फिर ये 4, फिर 4 से काटा 12, 12 गुणा यानी 12 की घात 3, 1728। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, बोलो हाँ यार। क्लियर, नेक्स्ट आओ। A set of data presented in the form of a frequency distribution table with class interval and their respective frequencies had a mode of a 48.5। यानी फ्रीक्वेंसी डेटा दे रखा है और वो भी मॉडल के अंदर दे रखा है, इंटरवल में दे रखा है, और उसका जो बहुलक है मोड है वो दे रखा है। लोअर बाउंड्री दे रखा है यानी कि लिमिट जो नीचे वाली लोअर लिमिट होती है वो दे रखा है, और उसकी मॉडल क्लास की 46.5। द फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस मॉडल क्लास 34। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 है, बाद वाली फ्रीक्वेंसी है जस्ट सक्सीडिंग, यानी बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है। तो विड्थ पूछ रहा आपसे कि बताइए व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, उसकी जो मॉडल क्लास की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। पढ़ लीजिए हिंदी में। सबसे पहले तो आप मुझे बताना यहाँ पर किसकी बात कर रहा है सर, बहुलक की। बहुलक कौन से की, वर्ग अंतराल वाली बात कर रहा है, जैसे अपन करते थे ना 5 से 10 से 10 से 15, 15 से 20, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी देता था और फिर अपन कहते थे जैसे 3 4 5, अब बोल देगा इसका बहुलक बताओ। तो ये वो क्वेश्चन है। अब सर इस क्वेश्चन के अंदर बहुलक का फॉर्मूला बताओ पहले तो। सर बहुलक जो होता है मोड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। क्या यही होता है, क्या बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब यहां देखो क्या होता था, मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या था, मॉडल क्लास यहाँ पर जैसे सबसे ज्यादा बारंबार था इसकी, तो ये मॉडल क्लास होता था, क्या यही होता था, ठीक है। अब बहुलक निकालना है, 20 और 30 के बीच में आएगा, ये जाहिर सी बात है। अब यहाँ क्या करते थे, एल, एल होता था लोअर लिमिट, एल होता था लोअर लिमिट, और यहां लोअर लिमिट क्वेश्चन ने दे दिया। यहां लोअर लिमिट कितनी दिया है, निचली सीमा दिया 46.5। तो क्या इस एल की वैल्यू 46.5 क्वेश्चन में दी है, क्या बोलो हाँ या ना। वहां ढूंढते थे, यहां दे दिया, बस इतना फर्क पड़ा, और कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, बिल्कुल नहीं। F1, F1 क्या होता था, जो मॉडल क्लास होती है इसी की बारंबारता F1 होती थी, और यहां जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता 34 दे दिया। तो क्या F1 की वैल्यू क्वेश्चन में 34 दे दिया। और F0 क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाली बारंबारता, और इससे जस्ट पहले वाली जो बारंबारता है वो भी दे दिया आपको 32। F2 क्या होता है, बाद वाली बारंबारता, और बाद वाली बारंबारता भी दे दी इसने, तो कितना है सर 32। बाद वाली बारंबारता कितनी है 25, बाद वाली बारंबारता 25 है। पूछ रहा है बहुलक वर्ग की चौड़ाई, बहुलक वर्ग की चौड़ाई कौन है, H, तो ये H की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी सारा डेटा दे रखा है। अब बताओ F1, सर F1 कितना दे रखा है मुझे, F1 दे रखा है 34। फिर उसके बाद F0, F0 यानी पहले वाली बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जो है 32, और F2 कितनी है, F2 यानी बाद वाली बारंबारता जो दे रखी है 25 है, और सर चौड़ाई मुझे H पूछ रहा है, बस इतनी बात थी इसमें, बाकी कुछ भी नहीं था। पहले भी क्वेश्चन इसका आया हुआ है जिसमें आपको डेटा दे रखा होता था, यहां तो डेटा की वैल्यू ही दे दी है सारी, रख दो। मोड बताओ, बहुलक बताओ सर, सर बहुलक क्वेश्चन ने दिया है, बहुलक है 48.5, रख दूं सर, ये है 48.5 बराबर एल, एल कितना है 46.5, ये लो भाई 46.5 प्लस F1, F1 कितना है 34 माइनस 32, ये लो भाई 34 माइनस 32 बटे में ट्वाइस ऑफ F1, तो 34 का डबल करूं, डबल करूंगा तो 68, 68 माइनस F0, F0 32 हुआ, और माइनस F2 25, और गुणा में सर H। तो अब कर दो कैलकुलेट, थोड़ा सा गौर से समझना भाई। क्या 46.5 को इधर लेके आऊं, माइनस का होगा तो 48.5 में 46.5 घटाऊंगा 2 बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा सर। यहां बताना सर, ये इधर लेके आ गया, यहां 68 माइनस 5 2 7 3 2 5 57 हुआ, 68 में 57 घटाओगे तो ये 11 बचेगा, ये बचेगा 11, ऊपर 2 है, तो ये 2/11 है, इधर आकर 11/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या बच रहा है सर H,
ये गुणा में h भी तो है ना आगे, तो यहाँ ऊपर 34 माइनस 32 2 बचा, 2/11 है तो मैंने इधर लिया है तो 11/2 हुआ, 2 से 2 खत्म, तो h बराबर कितना आएगा सर 11, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्लियर। नेक्स्ट आओ। एक परीक्षा में पूर्णांक 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ये अंक है तो आंकड़ों के समुच्चय के बहुलकों का गुणनफल। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये तो दिख रहा होगा कि बहुलकों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी बहुलक यहाँ एक से ज्यादा है, मतलब मोड ज्यादा है। तो सर मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है? बहुलक वो डेटा होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक है। तो चेक करो, यहां देखो सर 13 कहीं और आ रहा है क्या? बिल्कुल, 1 और 2 जगह आ रहा है सर। 13 है जो 2 जगह आया है, अब 2 बार आ रहा है तो इससे ज्यादा बार आ रहा है तो बहुलक होगा। अगर इससे कम बार आ रहा है छोड़ दो। 11 कहीं और आ रहा है सर, नहीं आ रहा। 16 देखो, 16 कहीं आ रहा है क्या? 16 भी नहीं आ रहा। 15 देखो, 15 उसके बाद में कहीं आया क्या? 15 2 बार आ रहा है। 15 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब 2 बार से ज्यादा कौन आ रहा है वो चेक करना ना। 15 के बाद में 18 देखो यहाँ है, उसके बाद में कहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर 12 कहाँ है सर? 12 बिल्कुल भी कहीं नहीं आया। 13 देख ही लिया अपन ने। उसके बाद 14 को देखिए तो 14 बाद में कहीं आया सर? बिल्कुल भी नहीं। 24 देखो, 24 भी नहीं आ रहा। 15 ले लिया है। 22 देखो, 22 20 21 से तो अलग ही चला गया ना डेटा। 10 है, ये भी नहीं आ रहा। 17 है, ये ऊपर आया ही नहीं कहीं। तो यहाँ 2 वैल्यू है, एक तो 13 है जो 2 बार आ रही है, 15 है 2 बार आ रही है। तो बहुलक कौन कौन होगा सर? बहुलक इसमें 13 भी होगा और एक दूसरा 15 भी होगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो यहाँ पर बहुलक 2 है, 13 और 15। तो मुझे तो इस 13 और 15 की क्या चाहिए सर? प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई। तो मुझे तो इसका प्रोडक्ट चाहिए, इसका गुणा चाहिए। तो आप बताइए, 13 और 15 का गुणा कर दिया तो 15 4 19 और 15 3 45 195, और यही आपसे पूछा था। क्लियर। नेक्स्ट आओ। यदि पी ए यूनियन बी बराबर 5/9 है, पी ए बार यूनियन बी बार, यानी इसका मतलब होता है, इसको कई बार ए डैश बी डैश भी कह देते हैं, ए नोट बी नोट होता है इसका मतलब, है ना। जैसे मैं कहूं पी ए क्या होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ए। यहां कहूं पी ए डैश क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, यानी जो ए नहीं है। और ए नहीं है इसका मतलब कैसे निकालते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी घटा दो। ए नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी घटा दो। कई बार इसको ए डैश से डिनोट कर देते हैं, कई बार बार से। इसका मतलब होता है कि ए नहीं है, यानी इसका मतलब होता है ए नहीं है, यानी नोट ए। ठीक है, आ जाओ आगे। फिर ये बोल रहा है पी ए बराबर 11/18, तो घटना बी के प्रतिकूल संयोग अनुपात। ये थोड़ी सी नई चीज थी, ये तो जो क्वेश्चन था थोड़ा अच्छा भी था। ये आपके लिए थोड़ी नई चीज थी कि ओड अगेंस्ट द इवेंट बी, ये आपको निकालना है। तो पहले तो इसका समझो कि ओड अगेंस्ट द इवेंट बी क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि सर बी नोट बटे पी बी आपको, यानी बी नोट बटा बी है, ये आपको चाहिए। ये होता है ओड्स अगेंस्ट द इवेंट। ओड अगेंस्ट द इवेंट ये होता है बी बार बटा बी, ये वैल्यू आपको चाहिए। कुल मिला के इस क्वेश्चन में अलग कुछ नहीं, बस फॉर्मूले का थोड़ा ज्ञान था। फॉर्मूला अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी था। फॉर्मूले के ऊपर चलो जाओ इसमें सीधे सीधे। यहां पर सबसे पहले बताओ, यहां पर क्या चाहिए आपको? पी बी बार। अब आपको मैंने कहा बी बार हो या फिर बी डैश, इसका मतलब एक ही है बी नोट। और ये कैसे निकालू? 1 माइनस पी बी निकालू मैं, ये आएगा। तो सर पी बी अगर मिल जाए मुझे, तो पी बी मिल जाए तो बी बार भी मिल जाएगा अपने को। तो अपना काम है पी बी निकालना। अब पी बी निकालने की देखो यूनियन है और पी ए का वैल्यू पता है। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता शायद किसी ने नहीं पढ़ा हो सर, पी ए यूनियन बी। शायद ये मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा नहीं होगा, सबने पढ़ा हुआ है। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। और जब ये फॉर्मूला आप पढ़ रहे थे उस समय इसकी थ्योरी जो थी वो आप साथ साथ इसमें, भाई ये समुच्चय हैं, ये सेट है ए और बी, ये थ्योरी आपने इस फॉर्मूले के साथ ही पढ़ा है। ये सही बात है, फॉर्मूले याद भी यही थ्योरी से थोड़े अच्छे से हो जाते हैं, और कंफ्यूजन भी इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहां पर ध्यान रह जाता है। ठीक है, आ जाओ। पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये फॉर्मूला है, ये मुझे नहीं लगता किसी का पढ़ा नहीं होगा क्योंकि सबका पढ़ा हुआ है। दूसरा, यहां मुझे पी बी चाहिए, तो पी ए की वैल्यू चाहिए पता है, ए यूनियन बी चाहिए पता है, अब इंटरसेक्शन चाहिए। ये कहां से लाऊं? इसके लिए ये डेटा दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है? आप थोड़ा सा गौर करना चीज को, मैं इधर लिख के देता हूं फॉर्मूला। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन, यानी आप जानते हैं ए नोट बी नोट, ए नोट बी नोट का अगर फॉर्मूला ए डैश बी डैश है ना, ए नोट यूनियन है बी नोट है ना, यूनियन बी नोट का अगर फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन, और यहां इंटरसेक्शन तो यहां यूनियन आता है। बस ये दो चीजें थी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं था।
तीसरा थोड़ा डेटा का था, हाँ डेटा का था, इसमें डेटा पूरी तरीके से उस तरीके से मैच नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आंसर चाहिए था, उसके आधार पे इसने ऑप्शन मतलब दे दिए थे। बाकी डेटा ये था कि जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई कोई समुच्चय है, ये समुच्चय ए है, अब ये सब पूरा समुच्चय ए है, ये मान लीजिए पी है और ये क्यू है, तो आप जानते हैं ये जो ए है ये पी और क्यू दोनों को मिला भी दूं ना तो या तो उससे ज्यादा या फिर बराबर ही होगा। तो यहां पर ये जो ए यूनियन बी था ये 5/9 था, और अगर इसको ए यूनियन बी की बात करूं तो ये जो पी ए है ना, पी ए इससे या तो ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है। मान लो ये क्यू 0 हुआ तो इसके बराबर हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो यहां देखो तो 18 है इसके बट्टे में, तो 5 दूनी 10/18, तो ये जो 10 है ये 11 से कम हो रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं होता, बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने जो मानना है उसके अकॉर्डिंग मानना है, तो बस वैल्यू निकालनी है अपने को। अब देखो यहां बताना, मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूं, तो मैं यहां निकाल के रख देता हूं पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। थोड़ा सा गौर से समझ लेना भाई, इसको मैं यहां लिख देता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसको मैं इधर लेके आता हूं, प्लस का होगा, तो यहां क्या बच गया 1 माइनस, और ये ए डैश यूनियन बी डैश है, ये इधर जाके माइनस का होगा, तो ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू है सर 13/27, तो मैंने ये रख दिया 13/27, और ये बच गया कितना 14/27। क्या किया सर, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर लेके आया, प्लस का हुआ, बराबर 1 माइनस पी ए डैश यूनियन बी डैश, यही तो है ना, और ये इसका मैंने फॉर्मूला यहां पुट कर दिया, बस ये मिल गया, यहां रख दो। पी ए यूनियन बी कितना है सर, ये 5/9 था, ये 5/9 है, बराबर पी ए कितना था, पी ए पता है 11/18 है, पी ए 11/18 है, प्लस पी बी कितना है, पी बी तो मुझे चाहिए, पी बी मुझे चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर 14/27। आप बताइए पी बी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहां से निकाल रहा हूं, पी बी कितना होगा, एक काम कर दूं सर, क्या सबके नीचे देखो यहां पर 54 कर देता हूं, तो यहां पर ये 5/9 है, तो ये 27 दूनी 54, इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, यहां 18 3 54, ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, यहां 9 6 के 54, यहां ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया, तो यहां सबके नीचे 54 कर दिया, मुझे पीबी चाहिए, इसको यही रख लो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो इधर कौन बैठा है 5 गुणा 6 30, फिर 11 33 प्लस का है, इधर आकर माइनस का होगा, ये माइनस का 28 है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और बट्टे में सबके मैंने क्या बनाया है 54, तो सर ये बच गया 30 माइनस 33 माइनस 3, 28 में से 3 घटा है तो 25/54, ये बच गया सर 25/54। अब आप समझते हैं अगर पीबी की वैल्यू 25/54 है तो पी बी बार कितना होगा, बी डैश कितना होगा सर, बी डैश होता है 1 माइनस पी इंटू बी, और ये तो सबको इसलिए पता होगा क्योंकि इससे पहले ये पढ़ा ही जाता है, इससे भी पहले ये पढ़ा जाता है, तो ये तो इसका बेस था जब डैश पे आते हैं, तो 1 माइनस पी बी कितना है 25/54, सर 25/54 घटा दूं, घटाएं तो 25 दूनी 50, यानी 25 और 4 29 बच गया, सर ये 29/54 हुआ, बोलो हाँ यार। आप मुझे बताना चाहिए क्या सर, ये मुझे चाहिए, तो यहां मैं रख देता हूं लास्ट में वैल्यू, आप बताना पी बी, अब आंसर तो आ गया होगा, पी बी कितना है, पी बी बार कितना है 29/54, पी बी बार है वो 29/54 आया, और सर पी बी कितना है, पी बी आया है 25/54, ये 25/54 है, तो सर 54 से 54 खत्म हुआ, तो आंसर आ जाएगा 29/25, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, बोलो भाई बात समझ में आई क्या। इसमें 3 फॉर्मूले थे, एक ये था और एक ये था, ये 2 फॉर्मूले थे, तीसरा ये 1 माइनस पीबी वाला था, ये तो अलग वैसे बेस था, मतलब नोट का मतलब है कि वो नहीं है, इतना सा था। बताओ भाई बात समझ में आई क्या सबको, क्लियर हुआ। ये वैसे भी आपने जो ये जो वेन डायग्राम होता है ना उसके अंदर ये चीजें आती हैं, जो अपन यूनियन इंटरसेक्शन होते हैं ना ये वेन डायग्राम में आते हैं समुच्चय में, और अगर थोड़ा सा पहले से किसी ने पढ़ रखा है इसके ऊपर तो ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा होगा, ये फॉर्मूला तो बेसिक सा था, सबसे बेसिक सा था, जब नोट वाले में जाते हैं तो यहाँ से शुरू होती है फिर उसकी बातें। क्लियर हुआ सबको, नेक्स्ट जो हाँ इसका डेटा है वो डेटा मैं बता चुका हूँ भाई, इसमें ये जो 5/9 था ये इसका डबल करूँ तो 10/18 होता है, ये 10/18 क्या होता है ए यूनियन बी, और ये पी ए कितना था 11/18, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों आते हैं उसके अंदर, तो दोनों मिलाकर के, और पी ए से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन ये छोटा हो रहा था क्योंकि 18 बेस इक्वल किया, तो टोटल 18 है, तो इसमें 11 होगा तो ये 10 होगा, तो ये 10 है, ये इससे बड़ा हो या बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा है, लेकिन क्वेश्चन ने जो मानना है उसने क्वेश्चन में वैल्यू भी ध्यान नहीं दिया, सीधा आंसर निकालने पे उसने मतलब फॉर्मूले भी ध्यान दिया सीधा बस। क्लियर। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं, ताश के गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ, ध्यान देना प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले गए। प्रतिस्थापन का मतलब कि भाई 52 पत्ते हैं, ये गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला, देखा ये इसका है, वापस रख दिया,
विदाउट प्रतिस्थापन क्या होता है? विदाउट का मतलब होता है कि निकालने के बाद उसको वहीं रख दिया, वापस नहीं डाला, वो होता है विदाउट। और विद होता है, यानी विद प्रतिस्थापन क्या होता है भाई, उसमें प्रतिस्थापन के साथ क्या होता है कि भाई वापस उसमें रख दिया। तो पहला पत्ता गुलाम, दूसरा पत्ता काला। ध्यान देना, काले पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। काले पत्ते 26 आप जानते हैं ना, एक तो हुकुम का और एक चिड़ी वाला ना, ये काले पत्ते होते हैं। और एक पान जिसको क्या बोलते हैं, ईंट वाला, वो होता है। ताश की गड्डी देखी होगी ना, उसी की बात कर रहा हूं। तीसरा पत्ता समसंख्या। समसंख्या आ जाए। समसंख्या कौन कौन सी होती है? आप बताओ, पत्ते पे क्या क्या लिखा होता है? कभी एक देखा है? नहीं। पत्ते पे लिखा आता है 2 3 4 5, आप बोलते हैं दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी, है ना, ये होते हैं 6 7 8 9 और फिर 10। 10 के बाद आता है गुलाम, फिर बेगम, फिर ये बादशाह, ये इक्का, ये ऐसे करके और टोटल पत्ते होते हैं। ये अपने पास 9 पत्ते ये हुए, 4 ये हुए, 13 पत्ते ऐसे होते हैं। ठीक है, अब सुनो, पहले कितने पत्ते थे? 52। 52 पत्ते हैं, उसमें से पहला पत्ता गुलाम निकाला। अब गुलाम किसका निकाला ये नहीं बोला, तो गुलाम तो टोटल 4 होंगे। एक पान वाला, है ना, ये एक ऐसा होता है ना, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा समझाने पर्पज से। ये एक तो लाल वाला कलर वाला ये होता है, एक ईंट होती है कुछ ऐसे करके, है ना। और दो रेड ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक कलर के एक तो ये ऐसा कुछ होता है, और एक अपने पास होता है कुछ इस तरीके से करके, ये कुछ इस तरीके से करके एक ही होता है। तो ये होते हैं भाई। अब गुलाम कितने हो गए सर? 4 हो गए। एक तो इसका गुलाम, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 4 गुलाम हो गए। तो सर गुलाम पहले टोटल पत्ते कितने थे? 12। 12 में से गुलाम कितने लिए हैं सर? 4। अब 4 गुलाम होते हैं, उस चारों में से कोई सा भी निकल सकता है, क्योंकि इसने पहला पत्ता गुलाम का बोला है। गुलाम होते हैं 4। 52 में 4 गुलाम होते हैं, 4 गुलामों में से एक गुलाम लेना है। अब देखा कि ईंट का गुलाम है, ईंट के गुलाम को वापस रख दिया उसमें। निकाला था एक पत्ता, और एक पत्ता गुलाम था, और गुलाम के पत्ते 4 होते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या प्रायिकता होगी गुलाम आए? तो सर गुलाम 4 होते हैं, तो 4 में से कोई सा भी आ सकता है, या तो इसका गुलाम, या इसका, या इसका, या इसका। तो 52 में से 4 गुलाम हैं, 4 गुलाम यानी गुलाम निकाल रहा हूं उसमें से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है सर 4। 4 प्रोबेबिलिटी है 52 में से, तो 4/52, 4/52। अब उसने क्या किया? गुलाम निकाला, वापस रख दिया, बात खत्म। बात खत्म। सर वापस कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते हो गए। फिर से उसमें 52 पत्ते हुए, 52 पत्ते हुए उसमें। अब वो कहता है कि सर अब दूसरा पत्ता निकाल रहा हूं जो काला पत्ता हो, और काले पत्ते कितने होते हैं मेरे भाई? 26। 13 ये 13 ये 26 पत्ते। तो 26 में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है काले में। काले पत्ते होते हैं 26, 26 में से उसकी एक पत्ता निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है कि 52 में से 26 प्रकार से निकाल सकता हूं। 26 काले पत्ते हैं, तो सर 26/52। अब 26 में से एक पत्ता निकाला था ना काला, उसको देखा कि हाँ काला है, रख दिया। तीसरी बात, तीसरी बात, अच्छा उसको रख दिया तो वापस कितने पत्ते हो गए सर? वापस से 52 पत्ते हो गए, वापस से 52 पत्ते हो गए। अब ये कह रहा है तीसरा पत्ता आए वो सम संख्या है। अब सम संख्या कौन सी है सर? या तो 2 आई, या 4 आई, या 6, या 8, ये 10। कितने हैं सम संख्या? 1 2 3 4 5, यानी एक पत्ते में 5 सम संख्याएं होती है। एक बार एक रंग के पत्ते में, मतलब एक रंग का मतलब जैसे जैसे मैं कहूं कि हुक्म है, हुक्म में कितनी सम संख्याएं हो सकती है? तो सर हुक्म का 2 भी होगा, 4 6 8 10 हुक्म के अंदर होंगे ना, तो हुक्म के 5 पत्ते हो सकते हैं जिसपे सम संख्या होती है। चिड़ी के भी 5 पत्ते होते हैं जिन पे सम संख्या होती है। ये ईंट होती है, इसकी भी 5 सम संख्या हो सकती है भाई, और इस पान के भी 5, तो टोटल 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, यानी इवन नंबर सम संख्या कितनी हो सकती है? टोटल 20। टोटल 20 इवन नंबर हो सकते हैं। 20 इवन नंबर वाले उसमें पत्ते अवेलेबल हैं। टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 20 कितने में से? 52 में से। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हुई क्या? तो सर इन्हीं की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा था, तो कर दो सोल्व मेरे भाई इसको। और जब सोल्व किया तो पता चला क्या सर? 4 से काटा मैंने 13 बार, फिर सर 26 से काटा 2 बार, 26 से 2 और 2 से 4 से काट दिया, 4 पंजू 20, सर 4 से काट दिया 13। तो फिर P बराबर कितना आया सर? ऊपर तो 5 है ही, ऊपर तो अपने पास 5 है ही, नीचे 13 गुणा 13 169, 169 का डबल किया 16 दूनी 32 और 33 सर 2 9 18, यानी 5/338। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई, बात समझ में आई क्या सबको? क्लियर हुआ? ये था भाई अपना मेंस वाला जो पेपर था सीजीएल का, जो 26 अक्टूबर 2023 में हुआ था, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें एक दो क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी थी, थोड़ा सा समझने का कहीं था, जैसे एलिगेशन क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर आपको दोनों चीजें ध्यान रहे, वो ध्यान रहे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मुझे यूज कौन सा करना होता है।
ये बात, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिखता है तो माइंडली भी थोड़ा प्रेशर होता है, तो वहां पर उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए यही सबसे बड़ी चीज होती है कि वो आपके क्वेश्चंस के जो है वो आपके माइंड में आने चाहिए। जैसे ये था, ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि इसने एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूले यूज कर लिए ना, तो कभी इसने एक साथ मतलब इतनी बड़ी बनाई नहीं कभी अभी तक, या तो इसके ऊपर पूछ लिया या फिर नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता। अब इसने ये भी बना दिया और ये बना दिया, अब यहां से इसको कन्वर्ट करना फिर यहां से वापस इस पे जाना, तो थोड़ी सी यहां भी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ वही होती है कि जितनी प्रैक्टिस होती है उतना ज्यादा आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, तो ये था अपना इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है।